के इस दिन में दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 13 आपके सिलेबस का। वैसे इसका कोई चैप्टर नहीं है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, अपने आप में क्या है? एक्ट। जैसे फेमा अपने आप में एक्ट है, कंपनीज एक्ट अपने आप में एक एक्ट है, वैसे ही जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 ये एक एक्ट है जो आपके सिलेबस पे चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। चैप्टर नंबर 15 हमारा ऑलरेडी हो चुका है लास्ट क्लास में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आज हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। साथ आप मेरे पहले बैकग्राउंड समझ लो थोड़ा सा इसका, कैसा मजेदार एकदम चैप्टर, मजा आएगा तुमको। बराबर? अच्छा, ये भी कितने मार्क्स का आएगा? फेमा भी कितने मार्क्स का आएगा? 10। आईओएस भी कितने का आएगा? 10। एलएलपी 11 से 14, फिर वो सीआईओआई पीछे के 5 चैप्टर 50 मार्क्स। बराबर है? तो बिल्कुल सीरियस रहना इसमें। बराबर है? कुछ बच्चे आ रहे हैं रिवीजन लिख रहे हैं फेमा का, वक्त बच्चे का कर लेंगे, वैसे वक्त से आगे चल रहे हैं। बराबर है? चल रहे हैं ना, अपना सिलेबस एकदम टाइम पे है। भगवान की कृपा रही है कि मैं भूमि पूजन सोच के नहीं आता हूं, मैं रो जाता हूं। ठीक है, तो इसलिए चीजें सही चल रही है। सुनना बात को पहले ध्यान से। चैप्टर का नाम बोलो क्या है? द जनरल क्लॉजेस एक्ट, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अच्छा, ये एक्ट शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। इस पे ना आपको टेक्निकल शब्द ज्यादा मिलेंगे। तो अब चलो, जैसे में से फेमा है, अरे है फेमा, फेमा फिर भी लॉजिकल है, फेमा फिर भी प्रैक्टिकल है, आप उसको लिंक कर पाते हो, समझ पाते हो। ये कोई सिचुएशन बेस्ड लॉ नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज आप रेगुलेट कर रहे हो, कोई कंपनीज एक्ट नहीं है कि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो। ये लॉ तुमको बाकी एक्ट को इंटरप्रिटेट कैसे करना ये सिखाता है, ये इंटरप्रिटेशन लॉ है। तो आप इसको सिचुएशन के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, आप इसको शब्दों के साथ कनेक्ट करोगे। शब्दों का व्यापारी वाला चैप्टर है ये। बराबर है क्या? मैं भी शब्दों का व्यापारी है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। अच्छा, ये एक्ट शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। इस पे ना आपको टेक्निकल शब्द ज्यादा मिलेंगे। तो अब चलो, जैसे में से फेमा है, अरे है फेमा, फेमा फिर भी लॉजिकल है, फेमा फिर भी प्रैक्टिकल है, आप उसको लिंक कर पाते हो, समझ पाते हो। ये कोई सिचुएशन बेस्ड लॉ नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज आप रेगुलेट कर रहे हो। कोई कंपनीज एक्ट नहीं है कि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो। ये लॉ तुमको बाकी एक्ट को इंटरप्रिटेट कैसे करना ये सिखाता है, ये इंटरप्रिटेशन लॉ है। तो आप इसको सिचुएशन के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, आप इसको शब्दों के साथ कनेक्ट करोगे। शब्दों का व्यापारी वाला चैप्टर है ये। बराबर है क्या? मैं भी शब्दों का व्यापारी है। ये एक्ट भी शब्दों के व्यापारी को व्यापारी बनाता है। समझ पा रहे हो इस बात को? शब्दों के व्यापारियों को ये एक्ट क्या बनाता है? व्यापारी। ये ट्रेनिंग देता है कि कैसे शब्दों के व्यापारी बनना है। इस पे टेक्निकल शब्द आएंगे। बाकी चैप्टर को अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया चलता। बराबर है क्या? 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्लास खत्म होने के 15 दिन बाद आप उसको ओपन करके देख रहे हो, किसको? अपने नोट्स को, तो चीजें थोड़ी सी रिकॉल हो गई, रिवीजन देख लिया। इसको रिवीजन करना जरूरी है, इसके शब्द अपने बुद्धि में बैठाना जरूरी है। जनरल लैंग्वेज में मार्क्स मिलने वाला नहीं है। मार्क्स तभी मिलेगा जब तुम लॉ की भाषा पे ही आंसर लिखोगे। साथ मेरे, तो भाई इसको टाइम टाइम पे साथ साथ में रिवाइज करते रहना। फोकट में 10 मार्क्स नहीं देके जाएगा, मेहनत लेगा 10 मार्क्स देने के लिए। बराबर? तो एक चैप्टर से कितना मिल रहा है? 10। फेमा तो आपने रट लिया अभी तक। अभी फेमा तो इतना रट चुके हो कि तुम आधा घंटा लेके बैठोगे, चीजें सवर जाएगी। भाई अपनी क्लास का भाई तो क्यों नहीं आता था बेटा? हाँ, ऑनलाइन करता था। ये सच्ची सच बताओ है कि नहीं? अपना मेरे को दिखा तो नहीं कभी? सर्टिफिकेट रिसीट चेक करने बोल रहे, तेरा है रिसीट? हाँ दिखा। ठीक है, हाँ चलिए, तो बात सुनिएगा ध्यान से। देख, इसलिए रोज आना चाहिए, नहीं तो लोग डाउट खाते हैं। ठीक, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाम पे क्या लिखा हुआ है? द जनरल क्लॉजेस। ये इस पे ही पूरा रहस्य छुपा हुआ है। जनरल क्लॉजेस, जनरल ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल बार 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 हर कानून के अंदर हो रहा है, लेकिन उन कानून के अंदर उनकी परिभाषा नहीं दी है। मैं एग्जांपल देगा तुमको। जैसे कि आपने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 96 पढ़ा है? क्या है 96 में? एनुअल जनरल मीटिंग। याद आता है कुछ? तो सपोज करिए, क्या करिए, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं सेक्शन नंबर 96 का। ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 96, ये 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है। क्या बोलता है इसके अंदर? एनुअल जनरल मीटिंग बोलता है। क्या कहता है? एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड इन ईच ईयर एन एनुअल जनरल मीटिंग। बरोबर है? उस पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ, वो शब्द वर्ड यूज हुआ। बोलो क्या वर्ड यूज हुआ? दैट इज ईयर। क्या हुआ? ये जो ईयर शब्द है, क्या आपको इसकी परिभाषा सेक्शन 2 के अंदर मिली? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर व्हाट हैपेंड? अच्छा, सब ठीक है? कौन था? कौन था? कहां गए बेटा? वॉशरूम गए ना, इतना इमरजेंसी में, इसलिए मैंने पूछा। तो वर्ड यूज हो रहा है क्या? ईयर। क्या आपको सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ईयर शब्द का डेफिनेशन मिला है? सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हेलो, इसमें मिला है क्या कुछ? इस पे डेफिनेशन मिली है क्या? लेकिन इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर जरूर मिलता है, लेकिन यहां पे ईयर मिलता है। यानी कि सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ईयर। अरे हेलो, प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ ईयर, लेकिन ईयर वर्ड का मतलब कहां से निकाले एवरीबॉडी? तो कहता है ये ईयर शब्द जो आपको सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पे नहीं मिल रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका डेफिनेशन आप कहां से डिराइव करोगे? डेफिनेशन आप डिराइव करोगे कहां से? बोलो, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। पता है तुमको कौन से सेक्शन में मिलेगा इसका डेफिनेशन? सेक्शन नंबर 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर जितने भी डेफिनेशन दिए हैं, वो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 66 पे ईयर का आपको क्या मिलेगा? डेफिनेशन। और यहां पे बोलता है कि ईयर का मतलब है ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। समझते हो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर क्या है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 फिलहाल के लिए। आर यू विद मी? तो अब क्योंकि ईयर का डेफिनेशन हमको वहां पे दिया नहीं, मैं दूंगा, लिखने का वक्त दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो पहले समझो, तो ईयर का वर्ड वहां पे दिया हुआ नहीं था, तो ईयर का मतलब आप कहां से निकालोगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 से। पक्का? और एग्जांपल दूं? सुनना चाहते हो? समझना चाहते हो?
आपको 143 याद आता है क्या कंपनी से 2013 का ऑडिटर्स रिपोर्ट? ऑडिटर्स रिपोर्ट उसको चेक करना है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाए हो तो आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया नहीं, ब्रांच का आपको रिपोर्ट मिला है कि नहीं, कंपनी ने बुक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से बनाए हैं क्या, एंड सो ऑन, ऐसे सारी चीजें थी। कुछ याद आ रहा है? उस पे एक सेक्शन 143 सब सेक्शन नंबर 12 था, फ्रॉड रिपोर्ट। क्या था? फ्रॉड रिपोर्ट। कि जैसे ही ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में पता चला 2 दिन के अंदर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा या तो ऑडिट कमेटी को या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भैया ये फ्रॉड पकड़ाया है, इतने लोग इन्वॉल्व थे, मैंने ये एक्शन लिया है, ये आपके समक्ष में आपको रख रहा हूं। कुछ याद आ रहा है? उसमें अलग अलग था कि 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो सिर्फ बताना है, 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड है तो एमसीए तक को रिपोर्ट करना पड़ता था। कुछ याद आ रहा है? उसी के सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 13 पे ये बात लिखी थी, अगर ऑडिटर ने गुड फेथ में कोई फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसको रिपोर्ट नहीं कर पाया तो ऑडिटर को किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगने वाली नहीं है। वो इंसान है, वो एआई नहीं है कि एक एक बारियों को क्या कर ले, पकड़ ले। तो अगर गुड फेथ में बिना किसी कॉल्यूजन, बिना किसी सांठगांठ के, बिना डायरेक्टर एम्प्लॉयर कंपनी के किसी व्यक्ति के साथ मिले, गुड फेथ में अगर वो कोई फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो फ्रॉड रिपोर्ट नहीं कर पाया और वो फ्रॉड की रिपोर्टिंग कोई तीसरा ही बंदा कर रहा है, इट मे बी अ शेयर होल्डर, बराबर है क्या? तो ऑडिटर गुड फेथ में अगर फ्रॉड नहीं पकड़ा तो भाई उसको किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगने वाली नहीं है। सवाल आता है क्या गुड फेथ की डेफिनेशन दी है कंपनीज एक्ट के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड फेथ? क्या है गुड फेथ? अब गुड फेथ के अंदर गुड मॉरल आता है, गुड कॉन्साइंस आता है, बराबर है, इंसानियत आती है, बट गुड फेथ की तो डेफिनेशन नहीं दी हुई है। अगर आप गलती से याद करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था आपने, वहां पे एक एक्सपल्शन का प्रोविजन था सेक्शन नंबर 33 में कि अगर पार्टनर को एक्सपेल करना है तो पार्टनरशिप डीड में पावर होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर मिलकर उस पावर का इस्तेमाल करेंगे और वो गुड फेथ में होना चाहिए। वहां पे गुड फेथ को डिफाइन किया गया था कि बोले यहां पे गुड फेथ का मतलब सबसे पहले बिजनेस इंटरेस्ट में होना चाहिए, पर्सनल दुश्मनी में नहीं होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग नोटिस सर्व करोगे, ये सारी शर्त पूरी होगी तो माना जाएगा गुड फेथ में निकाले, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी में नहीं हो, वहां पे डिफाइन किया गया था। बट क्या कंपनीज एक्ट में गुड फेथ का डेफिनेशन है? आपके पास नहीं है। वो गुड फेथ की डेफिनेशन दी है जीसीए पे, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1819(7) पे कि भाई वो क्या है गुड फेथ। तो जैसे कि सेक्शन नंबर 96 में था वैसे सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 13 में 12 में फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो 13 में बोलता है कि गुड फेथ में अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगने वाली नहीं है। अब गुड फेथ कहां पे डिफाइन किया है बोलो? कंपनीज एक्ट में तो नहीं है। अच्छा ये किसका है? कंपनीज एक्ट 2013 का, बट हम इसका मतलब निकालेंगे सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 22 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1819(7). पक्का? आर यू विथ मी? 100%। आपने एक शब्द और पढ़ा है हर जगह, बताओ कहां पढ़ा है? इस एक्ट के अंदर भयंकर रेफरेंस आते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट। बताओ क्या क्या सुनना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? मैं जो सुनाऊंगा वो सुन लोगे? ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ये भी बात सही है। आपने ये पढ़ा था सेक्शन नंबर 77, कुछ याद आता है क्या? किसका है 77? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कुछ याद आ रहा है कि अगर कंपनी ने अपनी किसी भी असेट, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी अंडरटेकिंग में चार्ज क्रिएट किया है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज आपको आरओसी के पास CHG1 या CHG9 लेके पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस को क्या कराना होता है? रजिस्टर। कुछ याद आ रहा है? उस पे लिखा था सेक्शन 77(1) पे कि वो चार्ज किसी में भी हो सकता है, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजेबल हो, चाहे इंटेंजेबल हो, चाहे इन इंडिया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, चार्ज क्रिएट हुआ तो रजिस्टर होगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है? नहीं किया। कहां से मतलब निकालोगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1819(7) से कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। एग्जांपल के लिए बोलता हूं, जैसे कि लैंड है, बराबर है, तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही है। लैंड के अंदर आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में आम आए हुए हैं तो आम का पेड़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि लैंड के साथ है, लेकिन आम के पेड़ में जो आम लगे हुए हैं क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बराबर, क्यों नहीं है भाई? हाँ आम लगा हुआ है ना उस पे, अब आम जब तक लगा तब तक तुमको लग रहा है शायद इमूवेबल है, फिर तोड़ लिया तो क्या हो जाएगा? मूवेबल। तो जीसीए के अंदर डिफाइन किया हुआ है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस लैंड से जो बेनिफिट आ रहा है वो भी इमूवेबल, तो आम बेनिफिट है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। लैंड के अंदर कुआं है, दैट कुआं इज आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैडम लॉ में इमोशन नहीं, आप गंदे गंदे मुंह मत बनाइए। एवरीबॉडी आप फील करिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या कवर करना चाह रहा है। एक केस आया, बराबर है, कि भाई एक कोचिंग क्लास वाले ने लैंड ली क्लास बनाने के लिए, उस लैंड में एक मंदिर था, बराबर है, तो भाई लैंड लिया तो मंदिर साथ में, अरे हेलो, तो लैंड लिया मंदिर साथ में है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो बच्चे मंदिर देख रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, पैसा भी चढ़ा के जा रहे हैं, तो लैंड का मालिक बोलता है भाई लैंड दिया है भाड़े पे, उसमें मंदिर नहीं दिया तो मंदिर का चढ़ावा हमारा है बोल के, बराबर है। तो भाई जब लैंड दिया तो लैंड के साथ जितनी भी चीजें हैं वो भी साथ में गई है, चढ़ावा कोचिंग वालों को ही रहने वाला है। करेंगे धीरे धीरे बात उस पे, आप फील कर पा रहे हैं, पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। तो आपने, मैं वापस से रेफरेंस देना शुरू करता हूं, सेक्शन नंबर 77 किसका? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जज बनना बहुत कठिन है रंजन भाई साहब, हाँ, वकील बनना और लिटरली वकील बनना और जज बनना दोनों एक तकलीफ वाला विषय है। जानते हो क्यों? आपको पता है, आप जब वकील भी बनते हो ना, आपको तब भी पता है कि तुम्हारा क्लाइंट कितना सच्चा और कितना झूठा है, तुमको तो सारी बातें बता रहे हैं ना। अब एक बड़ा आदमी आ रहा है किसान की जमीन को हड़पने के लिए, किसान कमजोर है बेचारा, तुमको पता है तुमको पैसे मिल रहे हैं, तुम जानते हुए मारते हो उसकी, बराबर है। क्रिमिनल लॉ, अब क्रिमिनल लॉ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं तुमको बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे बयान नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे है, मतलब आपसी रंजिश हो गई तो आ गई है बीवी पति की लगाने के लिए, बराबर है, तो वकील बता रहा है कि ये लिख कंप्लेन में, उसके हाथों से लिखवाया जाता है ताकि वो एविडेंस रहे कि मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, केस को मजबूत बनाने के लिए, जबकि तुमको पता है कि भाई कितनी बातें सच्ची है, क्या है कैसा है करके। तो चाहे आप सिविल में जाओ तो सिविल में आपको प्रॉपर्टी मैटर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे कि किसी ने जमीन कब्जा कर लिया है, मैरिज में आपको फैमिली कोर्ट के डाइवोर्स वाले मटेरियल बहुत मिलेंगे। इंसानियत भूलनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा हूँ, ये अर्जुन नहीं है, ये वकील है, तब तो आप काम कर पाओगे, क्योंकि केस आएंगे, आप वहां पे एथिक दिखाने लग गए कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं करूंगा, आपका धंधा चल निकला फिर। नाउ व्हेन इट कम्स टू जजशिप, जजशिप में कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जजशिप इज लाइक अ एक्सपीरियंस, बराबर है। अगर आप सर्व करना चाहते हो, लिटरली सर्व करने का इंटेंशन रखते हो, तब आप जाओ, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 80,000 रुपए की सैलरी, लाख रुपए की सैलरी महीने की मिलेगी, बराबर है क्या? हाँ, देयर इज अ पर्क्स गिफ्ट के तौर पे, वो भी आपको लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर है। अब व्हेन यू लाइक जजशिप में अगर हो तो पावर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी, मतलब रोज के आपके पास 40 एप्लीकेशन आएंगे, फलाने के कंस्ट्रक्शन में स्टे ऑर्डर लगा दो, फलाने को समन करके बुला लो, उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, कुछ झूठी होंगी कुछ सच्ची होगी, उस बाल की खाल को उखाड़ना, ये समझना कि वो झूठी है कि सच्ची है, और उसके बाद समन जारी करना। एक बड़े बहुत जबरदस्त एक जज है, एमपी के हैं कि कहाँ के पता नहीं, बिहार के हैं, जो उनके पास एक एप्लीकेशन आया था कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया तो आप ऑर्डर जारी कर दो, किस घर को तोड़वाना है या समन करवा दो। तो आके उन्होंने यही बोला, बोले वकील साहब
इतना इजी होता है क्या किसी के लिए कि आपने एप्लीकेशन कर दिया, हम उनको समन कर दिए, कोर्ट में बुला लिए? आपको पता है बोले आम आदमी को जब कोर्ट का समन जाता है, आम आदमी जिसने कभी पुलिस का चक्कर नहीं काटा है, जो कभी कोर्ट के लिए सोचा भी नहीं होगा, उसके घर पे कोई वकील नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर आते ही फड़फड़ा जाता है कि ये क्या गया, वो उस दिन खाना नहीं खाएगा, उस दिन वो 4 रिलेटिव से बात करेगा, वकील खोजेगा, 4 लोग से पूछेगा किसके क्या परिणाम है, उसके बाद फिर वो खर्चा करेगा, समझेगा, बोले पूरा दिन और उसकी रातें खराब हो जाएगी एक नॉर्मल से ऑर्डर से। और आप मजाक बना के रखें, आप सीधा कह रहे हैं कि ऑर्डर जारी कर दो, ग्राउंड क्या है जो मैं ऑर्डर जारी करूं? बोले वकील साहब, पावर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी एंड व्हेन पावर इज विद यू, कहां इस्तेमाल करने से ज्यादा ये सोचना है कि कहां इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ रही बात? पावर का पहला सूत्र यही है, यू हैव टू थिंक जहां इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आम आदमी जो है वो बेचारा पागल हो जाएगा जिस दिन उसको कोर्ट केस जाए, फिर वकील खोजेगा, वहां से ट्रायल शुरू हो जाएगी, बराबर है क्या? अब वकील भी आपसे एक बार में फीस नहीं लेगा, पहली एक बार की फीस लेगा, ठीक है, मैं आई विल टेल यू, पहली एक बार की फीस लेगा केस की, बेल एप्लीकेशन है, कुछ ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है, डिपेंडिंग तुम कितने बड़े क्रिमिनल हो, 1.5 लाख रुपए तब लेगा, ठीक है। अब यहां पे रुकना, ये तो एक बार की फीस हो गई, स्टेशनरी चार्जेस अलग है, मुंशी के चार्जेस अलग है जो आपकी फाइल को जमा कराएगा। क्या है बोले आज ना जज साहब छुट्टी में जाने वाले थे, लेट हो रहा था, तो आपकी फाइल ऊपर रखवानी थी, तो मुंशी और रीडर साहब ने आपस में बातचीत करके आगे आपकी फाइल करवाई है, मुंशी चार्जेस अलग है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाइक डोंट टेक इट इन अदर वे, जो प्रोफेशनल नया नया बनता है ना, आप जैसे प्रोफेशनल बनेंगे, आप फ्रेशर रहेंगे, बराबर है क्या? आप जब 2 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ एक मुकाम हासिल करके कुछ एक हैंडसम अमाउंट कमाएंगे, वो मुंशी 1 महीने में कमाता है। वकील का मुंशी, अच्छे वकील का मुंशी जो है ना, मुंशी समझते हो, अकाउंटेंट नहीं, वकील का जो मुंशी है वो उसके पास केस के पूरे ब्यौरे रहते हैं, शुभम के ऊपर क्या केस चल रहा है मुंशी को पता है, तो अगर शुभम आया है तो शुभम को सर से कब मिलवाना है, शुभम की कौन सी डेट पे सर को बताना है कि सर इसकी आज हियरिंग है, दैट्स अ मुंशी। वो अकाउंटेंट वाला मुंशी नहीं है, मुंशी नोज बेटर देन यू, बराबर है। एक अच्छे वकील का अगर कोई मुंशी रहेगा ना, वो फ्रेशर वकील से ज्यादा जानता है कि कोर्ट के अंदर क्या होता है। एंड आपको ऐसा लगता होगा कि भाई वकालत इज ऑल अबाउट मेरिट, मेरिट से बहुत अलग है वकालत। मेरिट में शब्दों के व्यापारी तो हो गई आप, बराबर है। एक अमेरिकन प्रोवर्ब है कि एक लॉयर कहता है, वकील कहता है आई नो बेटर लॉ देन यू, बराबर है। बोले तेरे को लॉ पता होगा क्या है, मेरे को जज पता है क्यों क्या है, फर्क है। तो लॉ समझता है, मैं जज को समझता हूं। आपको कोर्ट के अंदर जज के किस मूड में है आज जज, उस हिसाब से आपको अपनी बहस करनी है, आर्गुमेंट करनी है। अगर तुमको लग रहा है आज सनक में है क्योंकि आपके पहले वाला वकील आके उससे बहस करके उसका मूड खराब हो गया, उसके परिणाम आपके केस में आएंगे, एंड उसके परिणाम आपके केस में आएंगे, यानी कि आपका क्लाइंट सफर करेगा। आपकी क्लाइंट सफर कर रहा है मतलब आपकी प्रैक्टिस सफर कर रही है। यू हैव टू विथड्रॉ योर एप्लीकेशन कि सर, अच्छा आप प्रिपेयर करके जाओगे तब भी आप बोलोगे कि सर मैं आज रश में आया हूं, आज मेरी आर्गुमेंट्स की मैंने तैयारी नहीं की है, सो आप कृपा करें मेरे को आगे की डेट दें। उसमें भी उसका मूड कि नहीं आज करना है तो आज करना पड़ेगा, फिर तुमको उस लहजे में उससे आर्गुमेंट करनी है जिस लहजे को वो सुनना चाहता है। एक बात बता देता हूं, एक था हमारा केस, एक परिचित का, वहां पे मारवाड़ी जज था, बराबर है। बहस करने वाला वकील जो है वो सरदार है, बराबर है। तो अपने साथ मारवाड़ी वकील को कलीग को लेकर गए साथ में बहस करवाने के लिए, कनेक्ट, इट मैटर्स। तो कोर्ट रूम के अंदर जितना तुम बाहर से देख पाते हो, मैरिट्स का गेम होता है। अच्छा, मैं तुमको ये जो सारी चीजें बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा सेशन कोर्ट में बहुत ज्यादा चलती है, व्हेन यू गो टू हायर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पे मैरिट्स पे खेल ज्यादा होते हैं। मैरिट्स का खेल का मतलब एक्चुअल ग्राउंड्स में एविडेंस में ज्यादा सुना जाता है। सेशन के अंदर तो आपको हर चीज देखनी पड़ती है क्या चल रहा है। और जो वकील आपके लोअर कोर्ट में केस को संभाल लिया है, तो वहां जितनी मजबूती से उसने केस लड़ लिया, उतनी ही प्रोबेबिलिटी की हायर कोर्ट में आप सक्सेसफुल होगे। लोअर कोर्ट में मामला बिगड़ा, बस आपकी लगनी शुरू हो जाएगी, मतलब फिर उसको संभालने में बहुत वक्त लगता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेक्शन नंबर 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहां पे वर्ड यूज करता है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या डिफाइन किया गया, इसको नहीं किया गया। कहां पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 26 ऑफ व्हाट, ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। पक्का और सुनना चाहते हो? अब जैसे मैं एक तुमको और पढ़ाया था, सेक्शन नंबर 277 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कुछ याद आ रहा है? रिलेटिव की डेफिनेशन है इसके अंदर, कुछ याद आ रहा है? उस पे आता है कि भाई हस्बैंड वाइफ भी रिलेटिव है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी रिलेटिव है, और फादर भी रिलेटिव है, स्टेप फादर भी रिलेटिव है, मदर भी रिलेटिव है, स्टेप मदर भी रिलेटिव है, सन भी रिलेटिव है, स्टेप सन भी रिलेटिव है, डॉटर रिलेटिव है, स्टेप डॉटर रिलेटिव नहीं है, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड रिलेटिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये आता है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये तो 277 के अंदर आपको क्या मिलता है, रिलेटिव। क्या मिलता है बोलो? इस रिलेटिव के अंदर एक वर्ड यूज होता है, क्या बोलो? फादर। क्या वर्ड यूज होता है? अब सवाल आता है कि सर आपने ये तो बता दिया फादर है और स्टेप फादर भी आएगा, यानी कि सर पहला बाप जो था उसका बेटा हुआ, मां तो सेम है क्योंकि स्टेप नहीं है। अब बाप मर गया तो मां ने दूसरी शादी की, तो दैट स्टेप फादर इज रिलेटिव फॉर वाइफ को, तो हस्बैंड होगा, इसके लिए भी है। सवाल ये आता है सर कि कोई मान लीजिए व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है, बराबर है, और वो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, होता है ना ऐसा, शादी नहीं कर रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, अडॉप्ट। तो अडॉप्ट किया यानी कि तू बेटा और सामने वाला क्या हुआ, बाप। कायदे से तो अडॉप्शन में बाप बोलना चाहिए, लेकिन सवाल ये आता है सर कि रिलेटिव की डेफिनेशन में स्टेप फादर बोला, अडॉप्शन वाला फादर के बारे में कुछ बोला नहीं है। आर यू विद मी? तो अब फादर की परिभाषा क्या है? रिलेटिव की तो परिभाषा समझ में आ गई, रिलेटिव में क्या वर्ड यूज किया, फादर। तो सवाल ये आता है सर रिलेटिव वर्ड यूज किया, रिलेटिव के अंदर क्या यूज किया, फादर, बट फादर को डिफाइन तो किया नहीं है। तो बोले फादर की आपको परिभाषा मिलेगी सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 20 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, और इसमें क्या बोलता है पता है? कहता है फादर विल इंक्लूड, फादर विल। अब इंक्लूड का मतलब क्या, क्योंकि डेफिनेशन में 277 में फादर और स्टेप फादर तो बोल दिया, और बनाएगा। बोले ऐसा व्यक्ति जिसका पर्सनल लॉ अडॉप्शन अलाउ कर रहा है ना, एक हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियनिटी पर्सनल लॉ है, ज्यूज है, पारसीज है, बराबर है क्या? हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर अडॉप्शन अलाउड है, बराबर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के में एज पर मेरा लिमिटेड नॉलेज जितना पता है अडॉप्शन अलाउड नहीं है। सो अगर कोई एक हिंदू व्यक्ति है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो उसका फादर कहलाएगा, क्योंकि उसके पर्सनल लॉ पे अलाउ किया हुआ है। बोले जिसके पर्सनल लॉ पे अडॉप्शन अलाउड है, वो अगर अडॉप्ट करेगा तो वो फादर रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है आपको? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कि सर ऐसे शब्द जो अलग अलग एक्ट में यूज तो हुए हैं, लेकिन उन शब्दों की वहां पे डेफिनेशन दी हुई नहीं है, उनकी डेफिनेशन आप कहां से निकालोगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, साथ हो मेरे? सेक्शन नंबर 7 पढ़ोगे कंपनीज एक्ट का, क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, साथ हो?
अब उस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर एक वर्ड यूज होता है आजकल, डिक्लेरेशन। क्या वर्ड यूज होता है? डिक्लेरेशन। एक प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देता है और एक सब्सिडियरी डिक्लेरेशन देता है। प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देता है कि इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना था हमने किया है, या तो एडवोकेट होगा, या तो सीए, या तो सीएस, या तो सीएमए इन प्रैक्टिस, बराबर है क्या? चारों में से कोई एक। सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देता है कि हम पिछले 5 साल में किसी भी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में कभी गिल्टी साबित नहीं हुए, मिसफियसेंस नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया, दूध के धुले लोग ऐसे बोलते हैं, बराबर है क्या? सेक्शन 7 में जो आज वर्ड यूज करता है डिक्लेरेशन, एवरीबॉडी विद मी, इसके पहले वर्ड यूज होता था एफिडेविट। क्या वर्ड यूज होता था? पहले यूज होता था वर्ड एफिडेविट। काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है, चाहे आप एफिडेविट बोलो चाहे आप क्या बोलो, डिक्लेरेशन। शपथ लेते हो, एक प्रकार की घोषणा करते हो, बराबर है? तो आज डिक्लेरेशन वर्ड यूज होता है, अर्लियर वर्ड यूज होता था क्या? एफिडेविट। क्या वर्ड यूज होता था? एफिडेविट का मतलब क्या है? क्योंकि एफिडेविट आप यूज कर रहे थे, लेकिन एफिडेविट का मतलब क्या है? तो एफिडेविट का मतलब इन्हें सेक्शन नंबर 3 ऑफ द GCA 1897 पे दिया है। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? तो एफिडेविट वर्ड यूज तो किया था, लेकिन उसका डेफिनेशन कहां पे दिया? 3 में। इसीलिए क्या बोल रहा हूं, इसीलिए द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 को क्या बोला जाता है आपको पता है? लॉ ऑफ, क्या हो गया था? लॉ ऑफ ऑल लॉज। समझ पा रहे हो उसको? सही बोल रहा है, लॉ ऑफ ऑल लॉज। और वर्ड से शुरुआत कहां से किया? जनरल क्लॉजेस। जो जनरल वर्ड है जो यूज तो किया लेकिन उधर डिफाइन किए हुए नहीं है, उसको यहां पे आपको मिलेगा लॉ ऑफ ऑल लॉज के अंदर। और एक बात बताता हूं, क्या तुम मेरे साथ हो? आपने मेरे से ये पढ़ा था ऑडिटर वाला चैप्टर। ऑडिटर में लिखता है कि भाई एनी इंडिविजुअल ऑडिटर अगेंस्ट होम फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द एनसीएलटी, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन एनी कंपनी। वर्ड यूज किया ही। क्या वर्ड यूज किया? अब अगर कोई महिला ऑडिटर रही तो, फीमेल ऑडिटर रही तो बोले नहीं भैया वो तो लड़के के लिए बोला था कि उसके लिए फाइनल ऑर्डर पास होगा, लड़की के लिए थोड़ी बोला है। दैट ही इंक्लूड्स शी। ये कवर होता है सेक्शन नंबर 13 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट में। जेंडर एंड नंबर करके एक सेक्शन आएगा, वहां पे लिखा है कि किसी भी सेंट्रल एक्ट में जहां पे भी मैस्कुलाइन जेंडर को डिनोट किया गया है, दैट विल इंक्लूड फेमिनाइन। बराबर है क्या एवरीबॉडी? लेकिन उसमें भी किंतु परंतु है। पूछो क्या? उसकी शुरुआत होती है अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट। सेक्शन 13 की शुरुआत होती है जो जेंडर एंड नंबर की बात करता है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट। हर सेंट्रल एक्ट में जहां पे मैस्कुलाइन जेंडर बोला वहां पे फीमेल भी आएगी, बराबर है क्या? तो अब जैसे एक वर्ड आता है एम्प्लॉय। क्या? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शैल नॉट वर्क ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर लिखा है फर्स्ट डे ऑफ द वीक यानी कि संडे, बराबर है? एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। अगर आप संडे को काम कराते हो तो आपको उसको किसी और दिन छुट्टी देना पड़ेगा। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा है। उसी फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है एम्प्लॉय विल गेट मैटरनिटी बेनिफिट। अब तुम बोलोगे कि भाई मर्द भी प्रेग्नेंट होके तो नहीं चलेगा, यानी कि सर वहां अगर एम्प्लॉय बोला है कि एम्प्लॉय विल गेट मैटरनिटी बेनिफिट तो वो क्लियर है, दैट्स अ रेपग्नेंट। वहां पे उल्टी चीज आ रही है कि वो फीमेल एम्प्लॉय की बात कर रहा है, तो वहां पे एम्प्लॉय का मतलब फीमेल एम्प्लॉय है क्योंकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैटरनिटी बेनिफिट वाला है। तो शुरुआत ऐसी करता है वो, अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट। मैस्कुलाइन जेंडर जहां बोला है वहां पे फीमेल भी आएगी, लेकिन अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपग्नेंट। अगर कुछ उल्टी बात कर रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हुए चलना है। साथ हो मेरे एवरीबॉडी? और भी बहुत सारी बातें आएगी, एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे अभी, है कि नहीं? तो इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ ऑल लॉज। ऑब्जेक्ट क्या है जनरल क्लॉजेस एक्ट का? ऑब्जेक्ट ये है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का। अरे हेलो बोलो, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। क्या? रिपीटिशन ऑफ वर्ड रिपीटिशन होंगे अच्छा लगेगा क्या? अब देखो जैसे कितनी जगह ईयर वर्ड यूज किया है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी किया है, कंपनीज एक्ट में भी किया है, इनकम टैक्स एक्ट में भी किया है, जीएसटी एक्ट में भी किया है, हर जगह ईयर वर्ड यूज किया है ना, बराबर? तो भाई बार बार उसको डिफाइन करते जाओगे क्या? एक बार डिफाइन कर दी तो ज्यादा अच्छा है, बराबर है क्या? तो आपने एक बार जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक बार डिफाइन कर दिया तो बात खत्म हो गई, रिपीटिशन हो गया, खत्म। शॉर्टन हो गई लैंग्वेज। अरे हुई क्या लैंग्वेज शॉर्टन? लैंग्वेज क्या हो गई? शॉर्टन। अरे साथ हो, ये कैसे शॉर्ट हुई लैंग्वेज? हर एक्ट के अंदर ईयर डिफाइन करना पड़ता है, हर एक्ट के अंदर कुछ डिफाइन करना पड़ता है, तो क्या हो गई? शॉर्ट। क्या तुम मेरे साथ हो? तो भाई साहब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स अवॉइड हो गया, लैंग्वेज शॉर्ट हो गई, और एक कह सकता हूं यूनिफॉर्मिटी आ गई। एवरीबॉडी चेक, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्ड्स अक्रॉस ऑल एक्ट्स बोल सकता हूं, अक्रॉस ऑल एक्ट्स। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे प्यारे भाई और बहनों? चलिए इतना आप लिखेंगे, आपके पास 10 मिनट है, 11:53 हो रहा है, वैसे 10 मिनट की जरूरत नहीं लगेगी, जल्दी कर लो, 12 बजे तक इसको नोट करो, ठीक है? फिर मैं इसमें आगे आपको लेके चलता हूं। आइडिया क्लियर हो रहा है? पढ़ने क्या वाले हो? फ्यू फेसेस हु आर स्लीपिंग, मैडम प्लीज डोंट स्लीप, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ ठीक है। भाई हर एक्ट करें, आगे शुरू करें, चलिए। बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है, हाँ बंटी नहीं है वो, हाँ खोला कल ही देखा हूँ, उसमें कीचेन भी है, एक पार्कर का पेन है, ग्रिफिल सब दिखा है भाई, मैं ऐसा नहीं है, वो गिफ्ट दिया था भाई उसके लिए पूछ रहा है, ठीक है? चलिए करें शुरू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाँ जनरल क्लॉजेस एक्ट का अभी आपने एक आइडिया क्लियर किया। हेलो एवरीबॉडी फोकस। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। आमतौर पर हम जब भी कोई एक्ट शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जिसमें आमतौर पर आपको शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और आमतौर पर एप्लीकेबिलिटी मिलता है। इसके सेक्शन 1 में आपको शॉर्ट टाइटल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वाह, बराबर है? शॉर्ट टाइटल इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। प्रीएम्बल में कुछ बातें लिखी है, मैं बताऊंगा कि प्रीएम्बल में क्या लिखी है। कारण क्या है इसका कि शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट। अबे एक्सटेंट इसका कैसे तुम बताओगे? ये किस पे लगता है? ये जो एक्ट अभी मैं तुमको इतना ज्ञान बांटा भाई, हर एक्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, हर एक्ट जहां पे शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसको डिफाइन नहीं किया है, उसके लिए लॉ ऑफ ऑल लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन गौर फरमाइएगा एवरीबॉडी, भारत के लॉज की बात कर रहे हैं ना, उन भारत के लॉज में भी कौन से लॉज? सेंट्रल एक्ट। कौन सा? कम ऑन एवरीबॉडी, स्टेट एक्ट से लीस्ट कंसर्न्ड है। हेलो, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, उनसे ही बात करेगा जो कौन सा है? सेंट्रल एक्ट। कौन से हैं? सेंट्रल एक्ट। ये कहीं लिखा नहीं है कि सेंट्रल एक्ट पे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? पता है, हर सेक्शन में बात लिखी रहेगी कि इन ऑल सेंट्रल एक्ट वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड एंड दैट वर्ड इज यूज्ड, उसमें ऐसा है वैसा है, तो उसको पूरा पढ़ के जब अंत में आओगे तो पता चलेगा अच्छा साला हर जगह सेंट्रल एक्ट की बात किया। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उस पे इसका एक्सटेंट छुपा हुआ है। अब कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, और कंपनीज एक्ट के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया डिफाइन नहीं किया उसके लिए कौन है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वही जीसीए का है।
जो इनकम टैक्स का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो जीसीए का है, जब वो इनकम टैक्स किसी शब्द को डिफाइन कर रहा होगा तब। हेलो, जीएसटी का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है एक्सटेंट है, तो जीएसटी के अंदर जो शब्द यूज हुए डिफाइन नहीं किया, उसका जब मतलब तुम निकालोगे जीसीए से, वही उसका क्या है, एक्सटेंट। तो उसकी एक्सटेंट बताने की जरूरत ही, जब ये लगन सारे एक्ट पे रहा है, जिन सारे एक्ट में वर्ड्स यूज हुए लेकिन इस तरह डिफाइन किए गए नहीं, तो जो उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो इनका, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, ऑल द सेंट्रल एक्ट के ऊपर, ऑल द सेंट्रल एक्ट के ऊपर। तो उन सेंट्रल एक्ट का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो इसका है। शॉर्ट टाइटल हो गया, एक्सटेंट हो गया, एप्लीकेबिलिटी हो गई। अरे हेलो, एप्लीकेबल टू ऑल द सेंट्रल एक्ट लिखा है, तुम टेंशन मत ले, बराबर है क्या। सवाल आता है कमेंसमेंट का, क्या आता है कमेंसमेंट। इसकी इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट सेम है, 11 मार्च 1897 को इनेक्ट हुआ, उसी दिन से कमेंस हुआ। इसमें डेट अलग रखने की जरूरत ही नहीं थी भाई, ये तो हर लॉ का इंटरप्रिटेशन बता रहा है, कोई अलग डेट समझने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम मेरे साथ, कम ऑन एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने इसका पेश करना चाहता हूं प्रीएम्बल। क्या पेश करना चाहता हूं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहता है मतलब ये एक्ट आया क्यों है, कम ऑन एवरीबॉडी, एक्ट वो आपको समझ में आ गया क्यों है, लेकिन प्रीएम्बल थोड़ा सा अटपटा सा रहता है, अटपटा लगेगा भी, मैं समझाता हूं उसमें क्या अटपटा है और मैं क्यों लिखवा रहा हूं, साथ एवरीबॉडी। ठीक है, ये काहे किया है, एक्ट टू एक्सटेंड, सॉरी यार ये गलत लिखा है, मैं एक सेकंड को, अबे वो नहीं गलत लिखा है जो तुम प्रीएम्बल लिखे हो, ये एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 और 1887। इसके पहले ये दो जनरल क्लॉजेस एक्ट थे 1868 और 1887, ये इनको कंसोलिडेट करके क्या कर रहा है, इनको एक्सटेंड, यानी कि अब करंट कौन सा है 1897, बराबर। इसके पहले दो थे 1868 और 1887, ये उनको सबको अपने साथ क्लब करके आज अपने को एक्सटेंड करके दे रहा है 1897। इसके ऊपर 2 मार्क्स का एमसीक्यू था गए वाले अटेम्प्ट में कि किसको किसको कंसोलिडेट करके ये एक्सटेंड कर रहा है, बराबर है क्या। तो आइए लिखेंगे एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। तुमको जब मैं बोलता हूं कि देखो यहां से एमसीक्यू पूछेगा, मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बराबर है क्या। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887। याद करने का तरीका बताऊं, बच्चा पूछ रहा प्रीएम्बल का मतलब क्या है। प्रीएम्बल का मतलब है भाई ये एक्ट क्यों आया है, उसका कारण बता रहा है, तो ये कारण है, पीछे के जो एक्ट है उनको क्लब करके आ रहा है। हालांकि हमने कारण ऑलरेडी पढ़ लिया था सारे एग्जांपल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1868 लिखा है, अब तुम कायदे से देखोगे तो वो लास्ट के ट्रिपल 80 दिखते हैं, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि बीच में क्या है 6, 1868 8 करोगे तो वैसे ही आता है ना, बाजू में जाओगे अगर तो आपको बस क्या करना है, जो 8 और 8 है उसको एक साथ ले आना, 6 को क्या कर देना है 7, दैट्स एन 1887 को समझे। 1868 याद किया तुमने, अरे किया, उसके बाद तुमको असेंबलिंग करनी है, जो 8 है उसको साथ ले आना, 6 की जगह क्या करना है 7, ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। 1868 याद आएगा, फिर क्या करना है भाई 6 को लास्ट में ले जाना है, 8 को घुसा देना, 6 की जगह क्या करना है 7, दैट्स एन 1887। हालांकि देखो इस बार एमसीक्यू नहीं पूछेगा इसमें क्योंकि पिछली बार ही पूछा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ भी पूछ सकता है, बराबर है। ठीक है, हाँ जनवरी वालों के लिए हो जाएगा ये। तो 1868 और 1887 को क्या कर रहा है एक्सटेंड, साथ हो, कम ऑन एवरीबॉडी साथ हो। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्शन नंबर 1 की, किसकी बात करूं, सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 पे अगर आप देखोगे इसने की बात बोली है, शॉर्ट टाइटल नाम पे लिखा है, शॉर्ट टाइटल दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो कुल मिला के सेक्शन नंबर 1 में हमारे पास कितनी चीजें, शॉर्ट टाइटल साथ हो एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड द शॉर्ट टाइटल इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 हो एवरीबॉडी। चलिए अब सेक्शन 1 के अंदर कोई इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट दी हुई नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब तुम सोचो पिछली बार इनने ईयर्स पूछ लिया कि कौन कौन से एक्ट को करते हैं, इस बार इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट पूछ लिया, कोई बड़ी बात है, क्योंकि एमसीक्यू में तो यही घुसा रहे सारी चीजें। तो इनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट डेट की बात करूं अगर तो है अपने पास क्या 11 मार्च 1897। ये सब एमसीक्यू मसाला है, क्या मसाला है, एमसीक्यू मसाला। ध्यान रखें कंफ्यूज ना होना, इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट दोनों क्या है, सेम एवरीबॉडी, पक्का। सेक्शन 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, ओनली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड तो भाई जिस हर एक्ट में लग रहा है तो वो एक्सटेंड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी मैं लिखाएगा भी, समझाना मेरे को उसमें कुछ, और इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट क्या है, सेम। ये सब एमसीक्यू के माल है, साथ हो, पक्का। अब जब मैं आपको एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहा हूं तो एप्लीकेबिलिटी कहीं लिखी हुई है क्या, हेलो कम ऑन एवरीबॉडी फोकस, एप्लीकेबिलिटी किसी सेक्शन में है क्या, कैसे पता चला तुमको, मैं बताया ना, कैसे पता चलेगा कि हर सेंट्रल एक्ट में लगता है, देखना चाहते हो सबूत, सुनिएगा देखिएगा। यहां पे देखो लिखता है सेक्शन 3 में डेफिनेशन है, 2 रिपील हो चुका है, सेक्शन 2 में है नहीं, मैंने बताया था सेक्शन 3 में सारी डेफिनेशन है, मैंने बताया था। तो सेक्शन 3 अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या लिखता है, इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, यानी कि जब तक कुछ अलग नहीं बोलता ये। लेकिन यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, सेंट्रल एक्ट दिखा और दिखाता हूं साथ मेरे, आर यू श्योर। मैं सेक्शन नंबर 5 में लेके चलता हूं आपको, इधर क्या लिखता है, वेयर एनी, ठीक है, वेयर इन दिस एक्ट, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, रेगुलेशन, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन, हर जगह आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन, सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन दिख रहा है कहीं पे भी, हर जगह शुरुआत कहां से हो रही है, सेंट्रल एक्ट। ये पूरे के पूरे, अब ये पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे 30 सेक्शन बराबर है, इस बात की गवाही देते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट हर सेंट्रल एक्ट पे लगता है। एंड व्हेन आई से सेंट्रल एक्ट, एक्ट के अंदर रूल्स भी होते हैं, एक्ट के अंदर रेगुलेशन भी होते हैं। तो वो रूल्स के अंदर जो शब्द यूज किए डिफाइन नहीं किए जीसीए, वो रेगुलेशन के अंदर जो शब्द यूज किए डिफाइन नहीं किए जीसीए एवरीबॉडी। सो एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं दिया है, वो पूरा एक्ट की एप्लीकेबिलिटी सेंट्रल एक्ट के बता रहा है। क्या तुम मेरे साथ हो, कम ऑन एवरीबॉडी। पूजा जी एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन क्या है, हाँ क्या बोल रही है, हेडेक हो रहा है, मेरे से पूछ कुछ, मेरे को भी होगा, हाँ हाँ ठीक है। मैं एक सेकंड में ध्यान दे दिया था कि जो मैं बोल रहा हूं तो सुन नहीं रही है। किधर दिया एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन किधर दिया है मैडम, एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन किधर दिया, तो कैसे पता चल रहा है मेरे को, क्या कहां से बताया मैं, कहां दिया है, हर सेक्शन के अंदर ही यही लिखा है कि सेंट्रल एक्ट में लगे। हाँ मैं वही सुना, मैं मेरी गलती, हाँ हाँ मेरे को हेडेक हो रहा है। तो सारे सेंट्रल एक्ट पे लिखा हुआ, सारी सेक्शन पे सेंट्रल एक्ट के बारे से लिखा हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुने। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 भारत आजाद हुआ था, हो गया था 1897 में, 1897 में एक्ट आया एवरीबॉडी, 1897 पे एक्ट आया, डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, पक्का, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। संविधान भी बना कब, 26 जनवरी 1950, पक्का। संविधान बना जब 26 जनवरी 1950, तो लॉ बनाने का एक स्ट्रक्चर आया,
कि भाई अब जब लॉ बनाएंगे, पहले बिल बनेगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों पार्टी दोनों सभा अप्रूव करेंगे, प्रेसिडेंट साहब का क्या रहेगा, असेंट, वो इनेक्ट होगा, फिर कमेंसमेंट डेट आएगी। ये तो 26 जनवरी 1950 और उसके बाद से होना शुरू होगा। उसके पहले, कम ऑन एवरीबॉडी, उसके पहले, अब भारत तो आजाद हो गया 1947 में, बट ये जो संविधान आया ये 26 जनवरी 1950 को आया। तो सर 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950, जब तक संविधान वाले स्ट्रक्चर नहीं आया था, संविधान वाला सिस्टम नहीं आया था, तब जो लॉ बनाता था उसको बोलते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते थे? डोमिनियन लेजिस्लेचर। भारत आजाद हो चुका है, इंडिपेंडेंट को बोलते थे डोमिनियन है, और उस समय गवर्नर जनरल लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो रूल बनाते थे। तो सवाल ये है कि क्या सर संविधान जब से आया उसके बाद से जो कानून बने उन पे लगेगा कि उसके पहले में भी बनेगा? तो भाई 1897 जब ये कानून आया है, जब ये कानून आया है, वहां पे जितने एक्ट है वहां से लेके आज तक सब में लगने वाला है। तो इसके 1950 जब तक संविधान वाले स्ट्रक्चर नहीं आया था, संविधान वाला सिस्टम नहीं आया था, तब जो लॉ बनाता था उसको बोलते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते थे? डोमिनियन लेजिस्लेचर। भारत आजाद हो चुका है, इंडिपेंडेंट को बोलते थे डोमिनियन है, और उस समय गवर्नर जनरल लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो रूल बनाते थे। तो सवाल यह है कि क्या सर संविधान जब से आया उसके बाद से जो और उस समय गवर्नर जनरल लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो रूल बनाते थे। तो सवाल ये, संविधान वाले स्ट्रक्चर नहीं आया था, संविधान वाला सिस्टम नहीं आया था, तब जो लॉ बनाता था उसको बोलते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते थे? डोमिनियन लेजिस्लेचर। भारत आजाद हो चुका है, इंडिपेंडेंट को बोलते थे डोमिनियन है, और उस समय गवर्नर जनरल लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो रूल बनाते थे। तो सवाल यह है कि क्या सर संविधान जब से आया उसके बाद से जो कानून बने उन पे लगेगा कि उसके पहले में भी बनेगा? तो भाई 1897 जब ये कानून आया है, जब ये कानून आया है, वहां पे जितने एक्ट है वहां से लेके आज तक सब में लगने वाला है। तो इसके 3 बाइफर्केशन। कितने बाइफर्केशन है? 3। पहला बाइफर्केशन है सारे पार्लियामेंट्री एक्ट में, दूसरा है आपके 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी, और तीसरा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। आप लिखें एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। साथ हो कब से? बहुत पहले से। हमारा साथ बहुत आगे तक जाएगा। हाँ, ये बिल्ली कहां से आ गई क्लास पे? चलिए बोलना शुरू करूं मैं एबीसी का एबीसी करके 3 पॉइंट बोलूंगा। पॉइंट नंबर ए, एप्लीकेबिलिटी में एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यार कूलिंग नहीं हो रहा यार, इसी का नहीं हो रहा है ना? गर्मी लग रही तुम लोग को भी? लग रही ना? एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बराबर है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे कि कौन कौन सा। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यानी कि ये 26 जनवरी 1950 वाली बात कर रहा हूं। अरे हेलो, तो एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पॉइंट नंबर ए में लिखा है, इसका एग्जांपल लिखो। पॉइंट डी मत जाना विष्णु, पॉइंट नंबर ए का ही एग्जांपल है बेटा, एक लाइन छोड़ के। एग्जांपल में लिखें इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013। इनकम टैक्स 1961, कंपनीज एक्ट 2013। एसी का टेंपरेचर डाउन करना बंद मत करना, एसी बंद करके चालू मत करना, ऐसे डाउन कर नॉर्मल। ठीक है, कितना है अभी? 20, 18 कर। ठीक है, एक्ट्स ऑफ, मैडम क्या हो गया आपको? एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हुआ एग्जांपल में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013। क्या आप समझ पा रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं इंडियन पार्लियामेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद है जब संविधान आ चुका है? आर यू विद मी? पॉइंट नंबर बी में जाएंगे, हो ना? थैंक यू। पॉइंट नंबर बी इज एक्ट्स ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। एक्ट्स ऑफ, अच्छा जब आप एक्ट लिख रहे हो कैपिटल लिख रहे हो ना? हां, एक्ट्स ऑफ डोमिनियन, DOMINION, डोमिनियन लेजिस्लेचर। अब डोमिनियन लेजिस्लेचर किसको बोल रहे हैं? तो ब्रैकेट में लिखेंगे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1950 26 जनवरी को संविधान आ चुका था। तो उसके बाद वाले एक्ट कौन से जो आपने पॉइंट नंबर ए में लिखे? और उसके पहले आजादी से लेके 26 जनवरी 1950 को बोलते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। एग्जांपल दूं? लिखें एग्जांपल में फैक्ट्रीज एक्ट 1948, आजादी के जस्ट 1 साल बाद आ गया था। क्या ये पार्लियामेंट ने बनाया था? किसने बनाया था? डोमिनियन लेजिस्लेचर। ये भी लिखाऊंगा क्या होता है डोमिनियन लेजिस्लेचर, लेकिन आप एग्जांपल लिखें फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस पे भी लगेगा जीसीए, यानी कि यहां पे भी जहां पे भी ईयर यूज हुआ है, गुड फेथ यूज हुआ है, या कोई शब्द यूज हुआ डिफाइन नहीं उसके लिए क्या रहेगा? जीसीए। कौन सा जीसीए? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, अभी करंट में यही चल रहा है एवरीबॉडी। तीसरा, एवरीबॉडी प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स, आपको लग रहा होगा सर लिख तो लिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला, है ना? अब जब आगे लिखोगे तो पता चलेगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स बाय गवर्नर जनरल, और ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रिटिश पीरियड। क्या लिखेंगे? ब्रिटिश पीरियड, यानी कि कौन सा है? 15 अगस्त 1947 के पहले, बराबर है। तो वहां पे गवर्नर जनरल होता था, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स बाय गवर्नर जनरल, ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? ब्रिटिश पीरियड। पक्का? आर यू श्योर? 100% पक्का? ठीक है। और आप डोमिनियन लेजिस्लेचर का मतलब अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें डोमिनियन लेजिस्लेचर इज इक्वल टू बोलू लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। व्हेन आई से इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कब तक ये रहेगा डोमिनियन लेजिस्लेचर? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, क्योंकि उसके बाद तो लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट हो गई। तो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिटवीन 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950। उसके बाद आगे लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, उसके पहले थी डोमिनियन लेजिस्लेचर, और उसके पहले जो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया। तो तीनों प्रकार के एक्ट जो है उस पे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 लगेगा। एंड जस्ट जब मैं बोल रहा हूं एक्ट 50, क्योंकि उसके बाद तो लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट हो गई। तो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बिटवीन 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950। उसके बाद आगे लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, उसके पहले थी डोमिनियन लेजिस्लेचर, और उसके पहले जो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया। तो तीनों प्रकार के एक्ट जो है उस पे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 लगेगा। एंड जस्ट जब मैं बोल रहा हूं एक्ट, उसके अंदर रूल्स हो, उसके अंदर रेगुलेशन हो, उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, बट वो सेंट्रल एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। आप लिख लो इस बात को भी, नोट में लिखें, ठीक है? द TGCA, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, द TGCA, हाँ वही वैसे, हाँ वही TGCA 1897 shall also apply
टू ऑल द सेंट्रल रेगुलेशंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, मेड देयर अंडर मतलब एक्ट के अंदर जो बने हैं, एवरीबॉडी, टू ऑल द सेंट्रल रेगुलेशंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, एवरीबॉडी, बड़ी ठीक है। तुमको पता है अब तक तुम जितना पढ़ लियो ये सब एमसीक्यू के लिए, ये भी पूछेगा एमसीक्यू में किस पे किस पे लगता है, हेलो डेट भी पूछ सकता है, ये पूछ ही रहा है ये सारे टाइम पास वाली चीजें, साथ में मेरे पक्का पक्का, बेसिक क्लियर, पर्पस क्या है जनरल कॉजेज एक्ट का, शॉर्ट करने का लैंग्वेज रिपीटेशन को क्या करना है, अवॉइड, यूनिफॉर्मिटी लाना है, हर सेंट्रल एक्ट पे लगेगा, क्या तुम मेरे साथ हो। 1868 और 1887 वाले एक्ट को कंसोलिडेट करके आपके सामने एक्सटेंड कर रहा है, इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट एक ही है, दैट इज 11 मार्च 1897, साथ हो पक्का, आर यू श्योर। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल है, सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, सेक्शन नंबर 3 में सारे डेफिनेशन है, डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी उलझ जाएंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, 4 के अंदर फिर टाइम पास दिया है, शुरुआत करेंगे 5 से, कहां से करेंगे 5, क्या तुम मेरे साथ हो, लेट्स स्टार्ट विद, हां बोलिए, हां हां दे दूंगा, अभी तो आगे बढ़, सेक्शन नंबर क्या चल रहे हैं 5, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है, सेक्शन नंबर 5 में अपने को क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। कमेंसमेंट डेट बताया सेक्शन नंबर 5 में, क्या बताया कमेंसमेंट डेट, कम ऑन फोकस एवरीबॉडी, कहता है क्या करता है, कहता है मानिए, क्या करिए मानिए, कोई सेंट्रल एक्ट है जिसकी इनैक्टमेंट हो चुकी है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब से असेंट मिल चुकी है, लेकिन उसकी कमेंसमेंट डेट बताई हुई नहीं है, तो वो कब से कमेंस होगा, वो कब से कमेंस, एवरीबॉडी, कोई सेंट्रल एक्ट है उसकी कमेंसमेंट डेट अगर नहीं बताई है तो कब से कमेंस होगा, साथ में हो। अच्छा मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, हम सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, द जनरल, कोई सेंट्रल एक्ट है जिसकी इनैक्टमेंट हो चुकी है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब से असेंट मिल चुकी है, लेकिन उसकी कमेंसमेंट डेट बताई हुई नहीं है, तो वो कब से कमेंस होगा, वो कब से कमेंस, एवरीबॉडी, कोई सेंट्रल एक्ट है उसकी कमेंसमेंट डेट अगर नहीं बताई है तो कब से कमेंस होगा, साथ में हो। अच्छा मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूं, हम सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, द जनरल क्लॉजेज लगेगा, अरे बैल कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट के उस पे, मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन नंबर 5 ये बताता है कोई कानून की अगर कमेंसमेंट डेट नहीं दी हुई है तो वो कौन से डेट से कमेंस होगा। अरे यार नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, 2 एक्ट पढ़े हो आपने सब तक, अरे फेमा भी पढ़े हो तुम, 3 पढ़ चुके हो, कितने पढ़ चुके हो 3, साथ में मेरे कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली 29 अगस्त 2013, ये मैं पीए लिख रहा हूं, पीए का मतलब प्रेसिडेंट साहब की असेंट, पक्का एवरीबॉडी। 30 अगस्त को 2013 को इसको ओजी में पब्लिश किया, दैट्स एन ऑफिशियल गैजेट, और वहीं पे सेक्शन नंबर 1 पे ये बात लिखी कि जिस दिन ये पब्लिक गैजेट में आया है उस दिन सेक्शन नंबर 1 आया, उस दिन सेक्शन नंबर, यानी कि एक्ट की तो कमेंसमेंट डेट दे दी 30 अगस्त 2013, लेकिन उसी में बोला इस एक्ट का सेक्शन 1 कमेंस हुआ है, क्या कमेंस हुआ है, क्या कमेंस हुआ है 1, डिफरेंट डेट बताएंगे डिफरेंट सेक्शन के लिए, क्योंकि अब तक तुम मारुति 800 चला रहे थे, अब तुम आ गए एमजी हेक्टर पे, तो तुमको समझना पड़ेगा कि चाबी से चालू नहीं होगी, स्टार्ट बटन है, तुमको समझना पड़ेगा इसमें क्लच नहीं है, ऑटोमेटिक है, तुमको समझना पड़ेगा इसमें कैसेट नहीं डलता है, ये सावन से कनेक्टेड है, हेलो तुमको समझना पड़ेगा इसकी एसी मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है, तुमको समझना पड़ेगा कि विंडो तुमको लीवर से नहीं खोलना है, बटन से खोलना है, तुमको समझना पड़ेगा इसमें सेंट्रल लॉक है, चाबी से अनलॉक होने वाला, इसलिए अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग डेट बताएंगे, बोला तो बोल दिया ना बताएंगे, यानी कि एक तो सेक्शन 1 का कमेंसमेंट डेट बता दिया जिसमें कंपनी से 2013 आगे बोला, लेकिन सेक्शन के लिए अलग से बताएंगे, साथ हो। एलएलपी एक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको 7 जनवरी 2009 पे प्रेसिडेंट साहब की क्या मिली असेंट, लेकिन इसको कमेंसमेंट डेट अगर बताएं तो है 31 मार्च 2009, कुछ याद आ रहा है पक्का, तो कमेंसमेंट डेट बताई थी ना कि भाई आज प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दी है तो ये वाले दिन तो ये क्या बन गया है एक्ट, लेकिन ये कमेंस होगा 31 मार्च 2009 को। इसी प्रकार से 29 अगस्त को इसमें प्रेसिडेंट साहब की असेंट बताई है, और बोला 30 अगस्त को क्या है सेक्शन नंबर 1, अरे हेलो बताया है। फेमा के लिए आपको चुप से बता दिया कि फेमा एक्ट 1999 है, ये कमेंस होगा कब 1 जून सन 2000, कमेंसमेंट डेट हर जगह बताई थी ना, तो सेक्शन 5 का वहां रोल नहीं है जहां पे कमेंसमेंट डेट बताई है, सेक्शन 5 का रोल वहां है जहां पे कमेंसमेंट डेट नहीं बताई है, एवरीबॉडी आर यू विद मी, पक्का श्योर, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 5, कम ऑन एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 प्रोवाइड्स द कमेंसमेंट डेट फॉर द सेंट्रल एक्ट वेयर द कमेंसमेंट डेट इज नॉट गिवन, अरे हेलो आर यू विद मी, इसको 2 हिस्सों में बांटता है, कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा कहता है कि क्या वो कानून जिसकी आप बात कर रहे हो जिसमें कमेंसमेंट डेट नहीं है वो क्या संविधान बनने के बाद है, अगर हां तो इस बाजू आइए, क्या वो संविधान बनने के पहले है तो इस बाजू आइए, तो कहता है ऐसा कानून जो संविधान बनने के बाद आया है लेकिन कमेंसमेंट डेट नहीं बताई गई है उसकी कमेंसमेंट डेट उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन उसको प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली है, और ऐसा कानून जो संविधान बनने के पहले आया है उसको उस दिन से कमेंस माना जाएगा जब से उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट मिली है। एवरीबॉडी आइए पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है बोलो 5, पढ़ोगे क्या, सेक्शन नंबर 5 क्या बताता है अपने को, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनएक्टमेंट, साथ हो, शब्द देखो क्या लिखा है, वेयर एनी जोर से बोलो,
where any central act does not expressly specify any particular day as to the day of coming into operation of such a central act, then it shall come into operation on the day on which it receives the assent. In the case of central act made before the commencement of the constitution, governor general, and in the case of act of parliament, the president. साथ हो, आइए नीचे एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं, आपको और कनेक्ट होगा। साथ हो क्या? एवरीबॉडी आर विद मी? कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 को रिसीव हुई असेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कब बोलो? 29 अगस्त 2013 एंड वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट कब? 30 अगस्त 2013 विद द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन नंबर 1। Accordingly, the Companies Act 2013 came into enforcement on the date of its publication, यानी कि that is 30 अगस्त। अब मान लीजिए पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर रही है जिसका नाम है XYZ एक्ट, जो पास हुआ है मार्च 21 2024। संविधान के बाद है, संविधान के पहले है? संविधान के बाद है। और मान लीजिए इसमें कोई कमेंसमेंट की डेट नहीं है, तो पार्लियामेंट से जब दोनों बिल पास हो जाएंगे और कमेंसमेंट डेट नहीं है, तो जिस दिन प्रेसिडेंट साहब क्या देंगे? असेंट, वही उसकी क्या रहेगी? कमेंसमेंट डेट। प्रोवाइडेड वहां पे ये ना बोलो कि अलग से बताएंगे। एवरीबॉडी, तो कहता है इसके अंदर आपको पर्टिकुलर डेट कमेंसमेंट की बताई हुई नहीं है, तो कहता है ये क्योंकि पास हुआ है आफ्टर क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, ये इफेक्ट में आएगा उस दिन में जिस दिन इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी। साथ हो एवरीबॉडी, एक नीचे आपको केस दिख रहा होगा, एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या दिख रहा है? एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहता है जब कोई भी एक्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, जब कोई भी, साथ हो, चश्मे वाला भाई, ए भाई, ए चश्मे वाला भाई, जब कोई भी, कौन सा सेक्शन चल रहा है? हां, तू चश्मा नहीं, ये चश्मा। 5 में क्या पढ़ रहे हम लोग? हां, छुप छुप के सो रहा है ना ऐसे करके, बराबर ना? बढ़िया टॉपिक चल रहा है, बराबर है। एग्जाम में से सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं कि सेक्शन 5 से सवाल पूछा नहीं है, बराबर है। अपने को फिर भी नींद आ रही है, तो अपने को क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने आप को कि अपन यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हैं? पढ़ने के लिए बैठे हैं कि सोने के लिए बैठे हैं? अच्छा, टॉपिक अगर बोरिंग चल रहा हो तब इंसान सोचे तो समझ में आता है, लेथार्जिक टॉपिक चल रहा है, मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा है, एकदम अजीब सही चल रहा है, बढ़िया एकदम लिंक वाला टॉपिक चल रहा है, बराबर है। वहां पे भी नींद आ रही तो क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अपन वाकई में करना चाहते हैं कि नहीं जिस चीज के लिए आए हैं। एवरीबॉडी साथ हो, चलिए। हाँ, एक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ हो। अब कहता है भाई कोई भी है, क्या बोल रहा है? कोई भी, कमान कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप बताओगे कमेंसमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप बताओगे कि कब कमेंस आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब बताएगा, कोर्ट उंगली नहीं कर सकता, बराबर है। यही बात लिखी है एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। और पढ़ोगे क्या थोड़ा सा? कहता है जब कोई एक्ट इंपावर कर रहा है, क्या कर रहा है? इंपावर, किसको इंपावर कर रहा है? गवर्नमेंट को, टू ब्रिंग एनी ऑफ द प्रोविजन इनटू ऑपरेशन ऑन एनी डे, जो उसको उचित लगता है। कोई भी कोर्ट मैंडमस इशू नहीं कर सकती। आई टेल यू मैंडमस क्या होता है? विद अ व्यू टू कंपेल द गवर्नमेंट टू ब्रिंग द सेम इनटू ऑपरेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। मैंडमस का मतलब होता है कि एक प्रकार से रेमेडी अवेलेबल होती है कि आप एक पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर करो कि तुम अपने लीगल ऑब्लिगेशन पूरे करो। अब जैसे नाला साफ नहीं हो रहा आपके मोहल्ले का, आप कॉर्पोरेशन के खिलाफ जा सकते हो हाई कोर्ट में मैंडमस लेके, इनको बोलो नाला साफ कराएं, लीगल ऑब्लिगेशन है, बराबर है जी मैडम, रिट पिटीशन है मैंडमस। जैसे हबीस कॉर्पस है, क्वो वारंटो है, सर्टियोरारी है, उसमें एक मैंडमस है। आप जाने तो ये सब एलएलबी की टर्मिनोलॉजी है, बराबर है। मैडम का बैकग्राउंड लॉ वाला है इसलिए मैडम को पता है, बराबर है। घर पे वकील है मैडम के सब, इसलिए उनको पता है सब, शांति तो ध्यान, बराबर है। हाँ, ये क्या है? रेमेडी अवेलेबल, कम ऑन एवरीबॉडी, रेमेडी अवेलेबल टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू फुलफिल इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो कोई भी कोर्ट मैंडमस इशू नहीं कर सकता गवर्नमेंट को, कम ऑन एवरीबॉडी, कोई भी कोर्ट मैंडमस कि भाई अपना लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करो, कमेंसमेंट डेट बताओ, उनकी जब मर्जी होगी तब बताएंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी केस है अल्टमिस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोले भाई बहुत समय बीत चुका है, क्या बहुत? किस चीज के लिए? वो एक्ट के कमेंसमेंट के लिए बहुत समय बीत चुका है। तो कहता है अगर सफिशिएंट टाइम क्या हो चुका है? पास। जब से एक एक्ट या उसके प्रोविजन को क्या किया है? पास, और अभी तक वो फोर्स में आया नहीं है, तो कहता है द कोर्ट थ्रू अ रिट, द कोर्ट थ्रू अ, अब रिट में भी नीचे देखो लिखा हुआ है फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर है। अच्छा, रिट देके भी वो क्या करेगा? बोलेगा गवर्नमेंट को भाई कंसीडर करो, क्या करो? एक डेट कंसीडर करो। ये नहीं बोल रहा है कि भाई तुरंत इस 7 दिन के अंदर हमको कमेंसमेंट डेट, बोले भैया इस मुद्दे में चर्चा करो, इतना समय हो चुका है, बताओगे आप ही, लेकिन हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कंपेल अभी भी नहीं कर पाएगा, एक जेंटल रिमाइंडर दे देंगे कि भाई कृपा करें बहुत समय हो गया है। ऐसा कैसा? एवरीबॉडी ऐसा कैसा? एक केस आपको और दिख रहा है उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नारायण का। अरे हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंपनीज एक्ट 2013 आया, अबे आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया है, कंपनीज एक्ट 2013 आया है, उसके सारे रूल्स आए 2014 पे, बराबर है, क्योंकि एक्ट पे रूल मेकिंग पावर देता है। तो एक्ट में रूल मेकिंग पावर दिया था, लेकिन जिस सेक्शन के अंदर रूल मेकिंग पावर दिया सेक्शन ही कमेंस नहीं हुआ अभी। हर सेक्शन के अलग अलग ने क्या दी है? डेट। तो भले सीजी ने पहले से तैयारी करके रखी थी कि हां भैया रूल बना के रखते हैं, आपने रूल पहले से बना रखे, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन जब तक वो सेक्शन नहीं आएगा तब तक रूल नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन में रूल मेकिंग पावर है। तो यहां पे वही लिखा है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स विल बी व्हेन द रूल्स आर पब्लिश्ड। और पब्लिश तुम तभी कर पाओगे जब वो सेक्शन कमेंस होगा। एग्जांपल दूं, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख एंड टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। आज भी 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट है 25 के अंदर, जहां पे सीजी को पावर दे दिया कि तुम ये 50 लाख को बढ़ा के 10 करोड़ कर देना, टर्नओवर को बढ़ा के 100 करोड़ कर सकते हो। तो सीजी ने 4 करोड़ और 40 करोड़ किया, पहले 2 करोड़ और 20 करोड़ किया था। मैं कहता हूं सीजी ने नियम पहले से बना के रखा था, लेकिन 285 कमेंस अगर नहीं हुआ था तो ये कैसे रूल्स आ जाएंगे? तो पहले तो वो सेक्शन कमेंस होंगे ना जिस सेक्शन के अंदर रूल मेकिंग पावर दिया। तो जब से आपने प्रिपेयर कर लिया उस दिन से वो कमेंट्स नहीं होंगे, जब से वो क्या हुए पब्लिश, और पब्लिश भी आप तब करोगे जब सेक्शन कमेंट्स होगा। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का कच्चा। आपने सेक्शन 139(2) पढ़ा ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अंदर, नो लिस्टेड कंपनी और सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसमें आपने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 50 करोड़ का, ये सीजी ने बताई लिमिट। अरे हेलो, किसने बनाई है? सीजी ने। और ये पूरे के पूरे प्रोविजन 139 से लेकर 148 तक 1 अप्रैल 2014 को है। कब आए हैं? 1 अप्रैल 2000। सीजी पहले रूल बना के बैठी हुई थी, तो जो पहले रूल बनाई थी लिमिट उस दिन से आ जाएगी क्या? नहीं, जब तक 139 नहीं कमेंस होगा तब तक आपके रूल भरले बने होंगे, लेकिन आप पब्लिश तो तभी कर पाओगे, कायदे से इफेक्ट में तभी आएंगे जब वो फाइनली सेक्शन कमेंस होंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का चाचा आर श्योर? लिखो लिखो, जबरदस्त लिखो, बोलो क्या बोलो बताओ। सेक्शन नंबर 5 हेडिंग डालो और कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट लिखो। सेक्शन नंबर 5 कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट। एवरीबॉडी साथ हो, बोलो बोलो बोलो। वेयर इन एनी सेंट्रल एक्ट, कॉमा, commencement date is not expressed, commencement date is not expressed, क्या लिखे? Where in any central act, comma, commencement date is not expressed, comma, it shall come into operation
it shall come into operation on the day in which it receives the assent. बराबर है? दो हाथ निकालेंगे, assent से दो हाथ निकालेंगे, बोलो। जो पहला हाथ निकाला आपके लेफ्ट में, इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक्ट लिखना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, लॉ मत लिखना, इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, समझ गए ना? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक है? उसके नीचे एरो करके लिखोगे गवर्नर जनरल, उसके नीचे एरो करके क्या लिखोगे? गवर्नर जनरल। और जो राइट साइड में है आप वहां लिखोगे इन केस ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, उसके नीचे एरो करके क्या लिखोगे? प्रेसिडेंट। ठीक है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना। इसकी इक्वेशन क्या है? सेक्शन 5 की इक्वेशन क्या है? नो कमेंसमेंट डेट डैश करके डेट ऑफ असेंट शैल बी द कमेंसमेंट डेट, बराबर है? तो इक्वेशन में लिखो नो कमेंसमेंट डेट, इक्वेशन मतलब इजी वे याद करने का, वन शॉट, ठीक है? नो कमेंसमेंट डेट डैश डेट ऑफ असेंट शैल बी कमेंसमेंट डेट, सिंपल है। नो कमेंसमेंट डेट डैश डेट ऑफ असेंट शैल बी कमेंसमेंट डेट। जम्मू की नहीं जम्मू? जम्मू ना? अच्छा, कश्मीर जम्मू, ठीक है? चलिए एक इसका वो डालें केस लॉ का रेफरेंस, ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ है एवरीबॉडी? ए.के. रॉय, रॉय R-O-Y वाला है, R-A-Y नहीं है, रे नहीं है, क्या है? रॉय है, ठीक है? बोलो। इसके अंदर लिखेंगे नो कोर्ट कैन इशू अ मेंडमस, नो कोर्ट कैन इशू अ मेंडमस, एवरीबॉडी? मेंडमस के ब्रैकेट में लिखेंगे लीगल ऑर्डर टू पब्लिक अथॉरिटी, लीगल ऑर्डर टू पब्लिक अथॉरिटी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, ब्रैकेट क्लोज, एवरीबॉडी? नो कोर्ट कैन इशू अ मेंडमस, ब्रैकेट में लीगल ऑर्डर टू पब्लिक अथॉरिटी टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, ब्रैकेट क्लोज, टू कंपेल द गवर्नमेंट, टू कंपेल द गवर्नमेंट, टू कंपेल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डेट ऑफ ऑपरेशन, टू प्रोवाइड डेट ऑफ ऑपरेशन, टू प्रोवाइड डेट ऑफ ऑपरेशन on a particular date, on a particular date। खुशी सिंह ने मेरी शायरी रिपीट की 10 मिनट पहले, आज किताबों से पढ़ते हैं तो नींद आती है, कल को जिंदगी सिखाएगी तो नींद उड़ जाएगी, बराबर है? हाँ, ये हो चुका है, इसके ऊपर ताली बज चुकी है। हाँ, तू नहीं आया था, ये दूसरी खुशी है, ये खुशी अलग है, ये काबरा है, राइट? हाँ, ये सिंह है। चलिए बड़े मैडम, सर दूसरा छाबड़ा नहीं है, काबरा है। हाँ, ठीक है मैडम, दूसरे केस का नाम लिखेंगे, दूसरे केस का नाम है, इसको उल्टा ही सुनता है, पता है? किसका नाम लिखेंगे? अल्टमेस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे ये सारे केस आपके मॉड्यूल के हैं, और इसके ऊपर ये दो केस के ऊपर एमसीक्यू पूछा जा चुका है, इसलिए इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं मैं, 10 मार्क्स आता है इस पे, बराबर? लिखें इसको अल्टमेस रेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर का मटेरियल मैं बोल रहा हूं, हेडिंग डालें बस, बोलो, लिखें इफ सफिशिएंट टाइम इज पास्ड, इफ सफिशिएंट टाइम इज पास्ड सिंस एन एक्ट or any of the provisions has been passed, since an act or any of the provision has been passed, comma, the court through a writ, the court through a writ, everybody? ब्रैकेट में लिखे फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर, रिट का मतलब होता है द कोर्ट थ्रू अ रिट, ब्रैकेट में लिखे फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर, may direct government to decide the operation date, to decide the operation date of such act or provision, of such act or provision, ठीक है? दूसरा केस का नाम डाले उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नरेन, ये केस का नाम डाले, बॉडी बातें कुछ हम कहीं सी, एवरीबॉडी? उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नरेन, बोलो। इसके अंदर लिखें रूल्स शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डेट, रूल्स शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डेट, रूल्स शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डेट व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, when it was published and not on the date of preparation, and not on the date of preparation, everybody? एक सवाल है मेरा, जवाब आपको देना है। अगर एलएलपी एक्ट में लिखा है कि 31 मार्च 2009 को ये कमेंस होगा, तो कौन से वक्त से माने कि ये कमेंस होगा? हाँ, अब जैसे बोला मेरे को टाइम बताओ, 31 मार्च 2009 को कमेंस होगा, तो कौन से टाइम से कमेंस होगा? अरे भाई पब्लिश में डेट डाल दी नोटिफिकेशन में कि 31 मार्च 2009 को कमेंस होगा, रात को, एग्जैक्टली 30 मार्च 2009 का 11:59 के बाद जैसे 12 हुआ और 12 से 31 हुआ, बस वहीं से कमेंस हो जाएगा, बराबर है क्या? तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ डे। क्या बोल रहा हूं? फ्रैक्शन ऑफ डे में नहीं आएगा एवरीबॉडी, तो भाई 31 मार्च 2009 को दिन के 12 बजे कमेंस, हां 31 मार्च मतलब 31 मार्च, फ्रैक्शन ऑफ डे का कोई लेना देना नहीं है। thus where an act provides that it is to come into force on the first day of January, it will come into force as soon as the clock has struck 12 on the night of 31st December, बराबर है? जैसे ही वो 12 को टच किया और जैसे ही 1 हुआ, उस दिन से क्या हो जाएगा? कमेंस। इंपॉर्टेंस है इसकी, हेलो,
नहीं वैसे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंस। आप सोचो आज आपने नियम बनाया एवरीबॉडी लिकर के संबंध में, बराबर है, जैसे आज भी नियम है लिकर के संबंध में, आप मतलब आपको सुन के पता लगेगा लिकर के संबंध में जो नियम है महाराष्ट्र में खासकर, बराबर है। अरे तू भाई तू अलग चलता है, रुक तो सुन तो ले। आपको दारू खरीदने के लिए परमिट लगेगा, आपको पता है? हाँ, मतलब आप खरीद रहे हो यहाँ से दारू, ठीक है, अगले चौक में पुलिस पकड़ेगी, परमिट दिखा खरीदने का, भैया तो दुकान बंद करवा दो, तो बेच रहे तो खरीद रहा है सामने वाला। आप लेके ट्रैवल भी नहीं कर सकते दारू को, दारू की बोतल आपको लग रहा है भाई मैं घर में पिएगा, आपने लिया, आप घर जा रहे हो, पुलिस पकड़ ली, परमिट किधर है, दारू लेके ट्रैवल कर रहे हो तो आपको परमिट लेना पड़ता है, वो परमिट दुकान वाले बना के देता है, बराबर है। उस परमिट की वैलिडिटी 24 घंटे की है, ठीक है। तो आप उसको खरीदना है, कंज्यूम करना है, ट्रैवल करना है, यू नीड अ परमिट, बराबर है क्या? अब नाउ द पॉइंट इज, कम ऑन एवरीबॉडी, पॉइंट इज, सपोज करिए परमिट वाला खेल खत्म कर दिया गया कि भाई बेच रहे हो तो खरीदने के लिए एटलीस्ट परमिट ना लगे, लेके ट्रैवल करने के लिए परमिट ना लगे, ट्रैवल कर रहे हो कंज्यूम करते हुए दैट्स ऑफेंस, बराबर है। तो ये नियम एक नया एक्ट आया लिकर के ऊपर और सब का सब बैनिश कर दिया कि परमिट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप अच्छी बल्क क्वांटिटी पे ले रहे हो, आप खरीदो, आप लेकर ट्रैवल करो, पियो मत, इसमें कोई परमिट की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है क्या? कानून आया, अब बोले कानून का कमेंसमेंट होगा 11 जून से, कब से होगा? 11 जून से। अब एकदम रात को 12 बजे पकड़ा है, पुलिस वाले बोले परमिट, अब जरूरत नहीं है। आप फील कर पा रहे हो? ऐसे देखो कितनी सारी चीजों में खेल हो सकता है। अब ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो पहले बात तो उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, जैसे जितनी भी फार्मा कंपनी है ये सब ड्रग्स का इस्तेमाल करती है दवाई में। एक कमर्शियल क्वांटिटी होती है, बराबर है, किसी भी ड्रग्स की कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर है, नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। मान लो रंजन लेके घूम रहे ड्रग्स जेब में, बराबर, और अब थोड़ा सा मान लीजिए लीगलाइज कर दिया इंडिया के अंदर, बोले स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो एक क्वांटिटी तक अगर कोई रखा हुआ है तो चलेगा। तो सपोज करते हैं कि रखा हुआ है भाई कमर्शियल क्वांटिटी दी 10 ग्राम अगर रखा हुआ है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो ये लीगलाइज कर दिया इंडिया में। और बोले लॉ कब से कमेंस होगा? 11 तारीख से। अभी रात को एकदम 12 बजे पकड़ाया है, तो अब 12 बजे तक पहले पकड़ा था तो क्राइम था, बराबर है क्या? और उसके बाद पकड़ाया तो क्राइम नहीं है, तो उसका उनको ही प्रभाव पड़ेगा जो उसके आसपास हरकत कर रहे हैं। आर वेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद तो आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े जीवन में आगे इसमें आगे और चर्चा आएंगी, आराम से चर्चा करेंगे। कौन सा सेक्शन हुआ ये? सेक्शन नंबर 5। कमेंसमेंट डेट नहीं दी है तो जिस दिन असेंट मिली है वो कमेंसमेंट डेट है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है गवर्नर जनरल का, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है प्रेसिडेंट का। किसी भी गवर्नमेंट को अगर इंपावर किया गया कि आप कमेंसमेंट डेट बताओगे तो कोर्ट मैंडेमस इशू करके उनको कंपेल नहीं कर सकती कि आप डेट बताओ। हां, रिमाइंडर आप दे सकते हो कि टू कंसीडर द क्वेश्चन कि आप कब कमेंसमेंट डेट दोगे। रूल्स तब आएंगे जब से वो पब्लिश हुए, ना कि तब से जब वो प्रिपेयर हुए। साथ हो और लास्ट में अपने को कहता है कि भाई लॉ के अंदर कॉग्निजेंस नहीं है फ्रैक्शन डे का। अगर वो बोल रहा है कि इस तारीख से तो उस तारीख के एक दिन पहले जैसे 12 बजेगा वो लॉ क्या हो जाएगा? कमेंस। एक एक चीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। कोई भी चीज को लाइटर नोट में मत लेना। 5 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन दोनों केस लॉ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कहानी बना के, बराबर। तो कोई लेथार्जिक एटीट्यूड में अनइंटरेस्टेड बैठा रहेगा, उसके दिमाग से कुछ ना कुछ चीजें निकलेगी, बराबर है। और एमसीक्यू इतना आसान नहीं पूछेगा, शब्दों में खेलता है, बराबर है। तो इसे सिंसियर होकर पढ़ो एकदम, बराबर है क्या? चलिए सेक्शन नंबर क्या हो गया है? 5। साथ हो, लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 6। हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ रिपील, बस इतना ही लिखना, आगे पीछे की चीजें मैं बताएगा। इफेक्ट ऑफ रिपील, सेक्शन नंबर 6। अब बताओ, रिट का मतलब मैंने तुमको लिखाया अलग से। एक बच्चा लिख रहा है रिट का मतलब क्या, जबकि जब लिखवाया तो उसमें लिखा है फॉर्मल लीगल ऑर्डर, रिटन ऑर्डर। आप आ गए हैं विष्णु कम्युनिटी में, हाँ ठीक है, हाँ उसको हेडेक हो रहा होगा, ठीक बोल रहे हो आप। इफेक्ट ऑफ रिपील, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 6। आर विथ मी? थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा इसका, मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा आपको, फिर आप मेरे को बताएंगे कि इसमें क्या होगा करके, फिर मैं इन चीजों को समझाऊंगा। साथ में मेरे चलिए, रिपील का मतलब समझते हो? हाँ, हटा देना, ठीक है। जैसे कंपनी से 2013 आया तो 1956 क्या हो गया है? रिपील हुआ है। क्या हो गया है? रिपील। आप द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़े बचपन में, आप सारे न्यू सिलेबस वाले हैं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस में आपने पढ़ा था स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी। अगर आप गलती से कभी बेयर एक्ट देखे होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, आपको उसमें सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 238 तक के सेक्शन मिलेंगे। हेलो, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 76 से लेके 123 अगर आज आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो रिपील 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 लिखा हुआ है, पूरा रिपील लिखा हुआ है। वो सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन थे जिसके लिए अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एवरीबॉडी, फिर 123 से लेके, कम ऑन एवरीबॉडी, 123 से लेके, नहीं पार्टनरशिप नहीं था, सॉरी 124 से लेके 238 तक स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। 239 से लेके 266 पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, रिपील कर दिए, अलग से पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया, बराबर है। वो जहां जहां पे भी क्या लिखा हुआ है? रिपील, यानी कि नया आया और पुराना गया। रिपील वर्सेस होता है ओमिशन। रिपील वर्सेस क्या होता है? ओमिशन, ओमिटेड, ओमिटेड लिखा होता है। क्या फर्क है दोनों में? शुक्ला बोल रहा है, हाँ ठीक है। कोई एनीवन रिपील और ओमिशन, ओमिटेड? हाँ, I'll tell you. रिपील का मतलब जब भी कानून पे वर्ड यूज हो रहा है रिपील, तो रिपील जब कोई हो रहा है, जैसे कंपनी से 2013 आया 1956 क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया तो 76 से लेके 123 रिपील, पार्टनरशिप एक्ट आया तो 238 से लेके 266 रिपील। अरे एवरीबॉडी, द पॉइंट इज जब भी लॉ में अगर रिपील वर्ड यूज कर रहा है, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि वो लॉ कभी था ही नहीं, एज इफ द लॉ नेवर एग्जिस्टेड। दैट्स द मीनिंग ऑफ रिपील, था ही नहीं कभी। और ओमिट का मतलब ये होता है, अगर आपने देखा होगा, हमने कंपनी से 2013 पढ़ा है, उसका चैप्टर नंबर 2 में आपको याद दिलाता हूं। 7 में इनकॉर्पोरेशन है, 8 में सेक्शन 8 कंपनी, 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, 10 ओमिटेड था। क्या था? रिपील नहीं है, क्या है? ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब वो था, अभी हटा दिया है। रिपील का मतलब था ही नहीं। अल्टीमेट पॉइंट, ओमिटेड का मतलब वो था, उसको हटा दिया गया। रिपील का मतलब वो कभी था ही नहीं। मैं सेक्शन नंबर 6 जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इफेक्ट ऑफ रिपील पढ़ा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ ओमिशन नहीं पढ़ा रहा हूं। अल्टीमेट पॉइंट। तो रिपील का इफेक्ट मतलब उस कानून के बारे में पढ़ रहे हैं जो कभी था ही, ऐसा को मानना है वो था, लेकिन आपको मानना है वो था ही नहीं। आइए थोड़ा सा देखेंगे रिपील और ओमिशन, पहले देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट रिमूवल ऑफ अ लॉ और स्टैट्यूट फ्रॉम द लीगल सिस्टम। The law is considered as if it never existed except for certain purposes, जो सेक्शन 6 में बताया है। Deletion of a specific section or part of a law, only the omitted parts are no longer effective, but the rest of the law continues to operate. Chapter 2 पूरा हटा दिया क्या? नहीं, उसमें से क्या हटाया? 10। Everybody, so when a new law is enacted that explicitly states it repeats the previous law, or the particular section of law is deemed outdated or unnecessary and is removed, but the remainder of the law is still valid. क्या आप मेरे साथ हो?
मैं आपको ओमिशन का एक और एग्जांपल बताता हूं। हम पढ़े थे डिपॉजिट का सेक्शन नंबर 73। कम ऑन एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए से लेके एफ तक की शर्त पूरी करनी होती है। तो पब्लिक से डिपॉजिट लेना हो चाहे मेंबर से लेना हो। ए बोलता है सर्कुलर इशू करना रहेगा, बी बोलता है उस सर्कुलर की कॉपी आरओसी को देना है, सी बोलता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना है, डी ओमिटेड था। और डी में मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कराने के लिए एक लॉ बनाया था कि कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराएगी। क्यों इंश्योरेंस कराएगी? कि कंपनी अगर रीपे ना कर पाए डिपॉजिट, तो इंश्योरेंस कंपनी डिपॉजिटर का पैसा पे करेंगे। और मैंने बताया था एक भी इंश्योरेंस कंपनी डिपॉजिट देने के रेडी नहीं थी। तो जब लॉ का कंप्लायंस ही नहीं हो पा रहा है, वो आउटडेटेड हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया गया? ओमिट। ए से लेके एफ के बीच में डी ओमिट हुआ है, बाकी सब चालू है। रिपील में पूरे उड़ा दिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? पूरा 76 से लेके 123 सेल ऑफ गुड्स एक्ट हटा दिया कॉन्ट्रैक्ट से, पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हटा दिया एज इफ नेवर एक्जिस्टेड। तो व्हिच इज एक्जिस्टिंग नाउ 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको सेक्शन नंबर 6 पे इफेक्ट ऑफ रिपील पढ़ा रहा हूं। मरुण चैट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इफेक्ट ऑफ रिपील। क्या तुम मेरे साथ हो? पक्का? अब थोड़ा सा सिनेरियो समझोगे कि नहीं समझोगे? आइए ध्यान से समझना एवरीबॉडी। विष्णु सेक्शन नंबर, कम ऑन एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 125। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? अब बताओ क्या है? क्या 124 मैडम? 124 में तो आए थे क्लास में। हाँ 124 में क्या है? आप लव अरे उसको क्या बोल रहे? तेरे को पूछ रहा हूँ। हाँ इशिता, हाँ मैडम 124 विष्णु, वो तो सिर पकड़ लिया विष्णु, बोले ये यहाँ तक आ गया था बोले मेरे। हाँ पूजा, बोले मेरे तरफ देखो मत सर आप, ये देखो रहे उसको। अरे गधो। हाँ अच्छा डिविडेंड का है, हाँ याद है डिविडेंड का है। हाँ 125 टॉक्स अबाउट आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। हालत पता चल रही है? 14th चैप्टर चल रहा है अपना, इसके बाद एक है खत्म हो जाएगा। हालत समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? आप सिंसियर हो जाना, जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, और जनवरी वाले तो बिल्कुल हल्के मत देना। इसी तरह भूल जाएगी पूरा बेटा, तो है ना, पढ़ लेना बेटा जल्दी से। चलिए 124 में आते हैं। कहाँ आते हैं? 124। कम ऑन एवरीबॉडी। 124 बोलता है कीपिंग द राइट इन अभियान। कुछ याद आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने, ट्रांसफरर ने अपने शेयर ट्रांसफर ही को किए, अभी तक ट्रांसफर रजिस्टर हुआ? कुछ याद है? तो अगर ट्रांसफर भी रजिस्टर नहीं हुआ तो नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर किसका लिखा है? फरर का। तो डिविडेंड किसको दें? तो बोले वो डिविडेंड को अभियान में रखेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालेंगे, लेकिन ट्रांसफरी को दे दिया जाएगा डिविडेंड। अगर ट्रांसफरर राइटिंग में कंपनी को ऑथराइज करता है कि ट्रांसफरी को दे दो, तो वो डिविडेंड दे देंगे, लेकिन राइट इशू और बोनस इशू के राइट अभी भी अभियान में रहेंगे जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो जाता। याद आ रहा है मैडम? अरे गुड, टेस्ट दिया था कोई डिविडेंड का? हाँ ठीक। 123 में क्या है? हाँ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। शुक्र है। चलिए 124 याद आया? 125 याद आया? नम्रता जी वो बाद में पढ़ाना डिविडेंड, उसको इधर ध्यान दे पहले। 124 कम ऑन एवरीबॉडी। 124 याद आ गया ना? क्या आया? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सुनना पड़ेगा ताकि तुम ये सेक्शन नंबर 6 को समझ पाओ। तो सेक्शन 124 बोलता है कि SH4 गया है, यानी कि ट्रांसफर डीड गई है, अभी रजिस्टर हुआ और इस बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। तो ये डिविडेंड जब तक फरर राइटिंग में कंपनी को ऑथराइज नहीं करेगा तब तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे रहेगा। और राइट इशू और बोनस इशू भी हम रोक के रखेंगे, अभियान रखेंगे जब तक ट्रांसफरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं चला जाता। मैडम हेलो सर, याद आ रहा है? वो याद आएगा तो 6 समझ में आएगा। आ रहा है ना याद? मैं 125 में चलता हूं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। वो कहता है डिविडेंड का एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो हर चीज 7 साल के बाद यहां चली जाती है, चाहे अनरिफंडेड एप्लीकेशन मनी हो, 7 साल से वो रिफंड के लिए ड्यू है, 7 साल तक वो ड्यू थी, 7 साल के बाद आईईपीएफ, 7 साल तक डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहा, 7 साल के बाद अलोंग विद शेयर्स वो चले जाता है आईईपीएफ फंड में। डिबेंचर 7 साल से रिडम्पशन के लिए मतलब ड्यू हो चुका था, ड्यू डेट आ चुकी थी, 7 साल तक उसका कोई पैसा लेने नहीं आया, आप उसको आईईपीएफ में डालोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप आईईपीएफ में डालते हो एंड सो ऑन। बराबर है क्या? तो आईईपीएफ में पैसा चले जाने से क्या जो वाकई में डिविडेंड का हक रखता है उसका हक चले जाता है क्या? जिंदा रहता है ना। आईईपीएफ में जाने के बाद भी जो भी क्लेमेंट है वो आईईपीएफ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपने शेयर्स और अपने डिविडेंड को वापस पा सकता है। ये राइट दिया है 125 में। क्या 124 में? अच्छा अगर 125 में क्लेमेंट का राइट है तो आईईपीएफ का ऑब्लिगेशन है, एक राइट दूसरे का ऑब्लिगेशन। मैं 124 में चलता हूं तो 124 में कहता है अगर ट्रांसफर अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, ट्रांसफरी का नाम अभी ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ मेंबर में घुसा नहीं है, बट स्टिल अगर ट्रांसफरर राइटिंग में ऑथराइज करता है कंपनी को, तो कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि ट्रांसफरी को आपको डिविडेंड देना है, रोकना कंपनी का ऑब्लिगेशन है, यानी कि ट्रांसफर का राइट अरे है। ये सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अपने को सेक्शन 124 और 125 दे रहा है। एग्री? आर यू श्योर? 100% श्योर? ठीक है। आपने एक में से पढ़ा सेक्शन नंबर 128। क्या पढ़ा आपने? 128 कुछ याद आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ याद आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज्यादा नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा याद नहीं दिलाऊंगा, सिर्फ एक ही चीज प्रिजर्वेशन। क्या कितने साल के लिए बुक को प्रिजर्व करना पड़ता है? 8 साल। बराबर है? फाइनेंशियल ईयर जाने से 8 साल। लेकिन उसमें बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं तो लॉन्गर पीरियड के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर इन फोर्स है। क्या है? ऑर्डर इन। अब ऑर्डर इन फोर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला साले तुम आजीवन बनाओगे, तुम फ्रॉड आदमी हो, फ्रॉड कंपनी हो तुम। अरे हाँ कि ना? और बाद में मानते भी नहीं हो कि पैसा लिया करके, पॉडकास्ट में आके बोलते हो। बराबर है? एवरीबॉडी सीखने लायक था पॉडकास्ट, खतरनाक। हाँ देखा आपने? मैं तो पूरा देखा हूं बिना 1.5 के। भाई मतलब क्या सीखने को इसमें? लूटना सीखने को नहीं है, बस सीखने को है। क्रेजी। आओ इधर। ऑर्डर इन फोर्स, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑर्डर इन। किसने ऑर्डर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है और बोला कि जब तक कंपनी रहेगी लाइफ टाइम तक आपको क्या मेंटेन करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। आर विद मी? 128 हो गया और तो आगे चलते हैं, बड़े जीवन में आगे बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा। हम हाँ सेक्शन नंबर 161 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडिशनल डायरेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तुमको पता है 161 में एडिशनल डायरेक्टर है? हाँ हाँ तो बोल रहे हो तुम बकायदा, सिलेबस में नहीं है। आई एग्री। हाँ एक मिनट बातें करने नहीं बोलो मैं। 161 पे क्या है? एडिशनल डायरेक्टर। क्या है? एडिशनल डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है आपको पता है? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर रखता है कौन? बोर्ड। कब अपॉइंट करता है? टेल यू 161 के अंदर 3 प्रकार के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर। एक नंबर सेक्शन है तो फाइनल में पड़ेगा, लेकिन उतने मजे से नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 50 मार्क्स का एमसीक्यू टाइम पास में डाल दिया उसको, नहीं तो क्या सिलेबस था फाइनल में से एकदम मजेदार।
चलिए 161 एवरीबॉडी आर विद मी। मतलब तुमको मजा आता पता है जब तुम 149 पढ़ना शुरू करते हो वहां से ना बहुत मजा आता लॉ पढ़ने में, लेकिन हम क्या करें, आईसीएआई जिंदाबाद। 161 एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर तब अपॉइंट करता है बोर्ड जब बोर्ड के पास वर्कलोड ज्यादा होता है और उनको हैंड्स की जरूरत होती है, तो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड के द्वारा एडिशनल डायरेक्टर। क्या होता है एडिशनल? सपोज करिए उसको एक आज के दिन अपॉइंट कर लेते हैं 10 जून 2025। 10 जून 2025 कौन अपॉइंट हुआ है? एडिशनल डायरेक्टर। किसके द्वारा अपॉइंट हुआ है? बोर्ड के द्वारा। ये 161 में लिखा था, 160 और 161 में ये लिखा है कि जो भी एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करेगा वो उसका ऑफिस होल्ड करेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। पूछो क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का काम जनरल एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर का है, लेकिन वर्कलोड ज्यादा था तो बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया। अब अभी जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आएगी उस पे अगर मेंबर्स को ये बंदा अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, तो भगा देंगे साले को। एवरीबॉडी, तो एडिशनल डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया है? बोर्ड ने। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक को क्या करेगा? ऑफिस होल्ड करेगा। क्या तुम मेरे साथ हो? कम ऑन एवरीबॉडी। अब कहता है मान लीजिए नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर को वो पसंद नहीं आया, हटाओ इसको। तो अब तक उसने जो एक्ट किए हैं क्या वो इनवैलिड रहेंगे कि वैलिड रहेंगे? वैलिड रहेंगे, क्योंकि इलॉजिकल लॉ हो जाएगा अगर वो बोलेगा तो बोले मान लो उसको हटा दिया गया एनुअल जनरल मीटिंग में, तो अब तक उसने जो भी एक्ट किए हैं वो अपनी जगह वैलिड रहेंगे। हाँ, अब तो वो निकल गया, तब तो कोई बात नहीं है, तो उसके प्रीवियस ऑपरेशन में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 161। क्या तुम मेरे साथ हो? 161 यानी कि 10/6/2025 को एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ने अपॉइंट किया, ये नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस होल्ड करता। मीनवाइल बीच में 15 अगस्त तो गड़बड़ हो जाएगा, 16 अगस्त 2025 को एक नया एक्ट आता है कंपनीज एक्ट 2025 और पुराने वाले को रिपील कर देता है, पूरा कंपनीज एक्ट 2013 हो गया रिपील। अरे हुआ, कम ऑन एवरीबॉडी, वो क्या हुआ? रिपील हुआ। सवाल ये आता है 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पे ये लिखा था कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा, और अगर उसको हटा दिया जाता तो प्रीवियस ऑपरेशन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम एनुअल जनरल मीटिंग तक तो पहुंचे ही नहीं, 16 अगस्त को कंपनीज एक्ट 2013 को हटा दिया गया। तो सवाल आता है वो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड था कि नहीं था? एक, और दूसरा अब तक जो काम किया वो वैलिड रहेगा कि नहीं? क्योंकि पुराना एक्ट बोलता था वैलिड रहेगा अब तक के ऑपरेशन, लेकिन पुराने वाले एक्ट को हटा दिया गया। आप मामले की गंभीरता समझो कि नहीं? आप जज नहीं बनो, आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझे ना कि भाई उसका क्या होगा? उसका अपॉइंटमेंट वैलिड था कि नहीं था? अगर था वैलिड तो उसके जो ऑपरेशन थे वो वैलिड थे कि नहीं? क्योंकि पुराना वाला एक्ट हो गया, पुराना एक्ट वैलिड करता था हर चीज को, नया एक्ट आ चुका है। तो सवाल आप समझ पा रहे हो कि उसके अपॉइंटमेंट के उसके ऑपरेशन का क्या होगा? इसका जवाब आपको सेक्शन 6 देगा। आप क्वेश्चन समझ पाओगे तो जवाब ढूंढ पाओगे पक्का। कितनी चीज की रेफरेंस दी मैंने आपको? 124, 125, 128, 161, कुछ याद आ रहा है? और एग्जांपल देते क्या देते? और एग्जाम 118 याद है? मिनट्स, उस पे लास्ट के दो सबसेक्शन है 11 और 12। 12 में बोलता है टेम्परिंग करोगे मिनट्स का तो कितना 2 साल का जेल है। कितने साल का जेल है? 2 साल का, बराबर है। इसमें 118 पे कंपनी सेक्रेटरी टेम्परिंग करते हुए पाया गया 10 जून 2025 को, कार्रवाई हुई, डिसीजन आते 30 जून 2025 को इसको 6 महीने की सजा सुना दी कोर्ट ने टेम्परिंग करने के लिए। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? 30 सितंबर 2025 को कंपनी एक्ट 2025 आता है, कंपनी एक्ट 2013 को पूरा रिपील करता है, और उस पे मिनट्स में टेम्परिंग करने में 50,000 का फाइन, इंप्रिजनमेंट नहीं है। अभी रोक, मेरे को बाहर निकालो, अभी डिक्रिमिनलाइज हो गया, मेरे को गलत तरीके से अंदर किया। सवाल आता है वो आज भी अंदर रहेगा कि बाहर होगा? बराबर, आप जज बने फिर से। ये सवाल है, ये क्या है सवाल कि भाई पिछली पेनल्टी थी जो उसका क्या होगा? एवरीबॉडी आर विद मी। और जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट है कॉर्पोरेट में लिफ्ट करने का, बराबर है। अब जब पॉडकास्ट वायरल हुआ तो सबने यही हवा उड़ाई कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कांसेप्ट नहीं है, अल्टीमेटली जो प्रमोटर है उसको ही लपेटा जाएगा। और ऐसे बहुत लोगों ने आवाज उठाई इस चीज के लिए कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉर्पोरेट कल्चर एक्चुअल होना चाहिए कि भाई कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन थे उस पे प्रमोटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं उसको कोई फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना कांसेप्ट बता रहा हूं, वो अपनी जगह रहेगा, बराबर है। हां, तो पॉइंट इज अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन के लिए हमने एक नया कांसेप्ट लाया कि भाई साहब, अरे एवरीबॉडी भाई साहब, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही है। जब तक मालाफाइड इंटेंशन प्रूव नहीं हो जाता प्रमोटर का तब तक प्रमोटर लायबल होने वाला नहीं है, बराबर है। एवरीबॉडी, अब मालिया साहब आगे बोले मेरे को गलत तरीके से प्रोसिक्यूशन हो, मेरे सारे केस खत्म, क्योंकि अब तक तो मेरे को ही बोला जा रहा था। अब नया एक्ट आ गया जिसमें बोला जब तक साबित नहीं हो जाता गिल्टी मैन, तो अभी तक वो खुद ही बोल रहा है अभी तक साबित हुआ नहीं है, बराबर है क्या? तो क्या उसके सारे लिटिगेशन, पेंडिंग लिटिगेशन खत्म हो जाएंगे? ये सवाल है, उसका जवाब ना है आपके मन में मेरे को आया, बराबर है। क्वेश्चन समझे आप लोग? सारे क्वेश्चन समझते जा रहे हो आप? एक इंप्रिजनमेंट का हो गया, एक लिटिगेशन का हो गया, एक पेनल्टी का भी हो सकता है। पुराने एक्ट में ज्यादा थी, नए एक्ट में कम हो गई, बोले वापस करो मेरा पैसा। एवरीबॉडी, 124 और 125 का आपको मैंने राइट पढ़ाया। अब मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट रिपील हो गया, 2025 वाला आ गया, उस पे राइट नहीं दिया मैं, जबकि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर रखा है। तो आपने पुराने एक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन कर दिया, नया एक्ट बोलता है राइट खत्म हो जाएंगे, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा राइट? आर गेटिंग माय पॉइंट? पूरा समझ रहे हो? 124, 125, 161, 128, 118 समझ पा रहे हो? और एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और एग्जांपल साथ हो, यहां पे देखेंगे ध्यान से एकदम, कैसे देखेंगे? पकड़ पकड़, चाचा पकड़ोगा, इधर देखें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इंडस्ट्रियल, ऐसे ही मैंने रैंडम सेक्शन वहां पे लिखे हैं, सेक्शन 1 से लेके 500 के सेक्शन है, सबको मानना है, क्या करना है? मानना है। इस पे 1 से लेके 500 के बीच में एक सेक्शन थे 51 से लेके 65 जो बन चुके थे, जो बन कमेंट्स नहीं हुए थे। कितने? 51 से लेके 65। एवरीबॉडी आर यू विद मी? पक्का ऐसा होता है ना, पूरा एक्ट आ जाता है लेकिन कोई एक आध सेक्शन अभी तक आया। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे, वो 1 अक्टूबर 1932 को वो एक्ट कमेंस हुआ था। हेलो, उसका सेक्शन नंबर 69 जो है, जो नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है, वो 1 साल बाद 1933 पे कमेंस हुआ था, एक अकेला सेक्शन। हेलो, तो कभी ऐसा होता है ना कि एक्ट आया लेकिन एक्ट के कुछ सेक्शन कमेंस हुए, कंपनीज एक्ट के भी थोड़े-थोड़े सेक्शन थोड़े-थोड़े टाइम पे ही कमेंस हुए, बन तो पहले गए थे ना। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 500 के बीच में 51 से लेके 65 था, यही बस कमेंस नहीं था, बाकी सब कमेंस था। हेलो, साथ हो, एक नया एक्ट आया इंडस्ट्रियल वेलफेयर एक्ट, और इनको क्या कर दिया? रिपील। सवाल समझना ध्यान से, थोड़ा सा बारीक है ये। अब आप रिपील उनको करोगे जो जिंदा थे, जो मरा हुआ था वो जिंदा कहां से आएगा? रिपील कहां से होगा? वो तो पैदा ही नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है बाकी सब मर गए तो क्या ये रिवाइव हो जाएगा क्या? क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ था, बाकी के मर गए, तो पैदा भी छोड़ो, ये मरेंगे कि नहीं मरेंगे ये मुद्दा है, क्योंकि वो तो आई ही नहीं, कमेंट्स हुए ही नहीं। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? एवरीबॉडी सारे क्वेश्चन समझे? अब क्वेश्चन रिपीट करना, क्या करना? क्वेश्चन रिपीट। 124 क्या? 124 में जो ट्रांसफरी को राइट मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसफर ने राइटिंग में कंपनी को बोला है कि डिविडेंड पे कर देना। कंपनी एक्ट 2013 रिपील हो चुका है, राइटिंग में ऑर्डर देने के बाद 2025 आ गया। 125 में आईईपीएफ के अंदर क्लेमेंट को राइट दिया जा रहा है कि तुम 7 साल के बाद भी शेयर और डिविडेंड पा सकते हो। मैंने एप्लीकेशन कर दिया, कंपनी एक्ट 2013 रिपील हो गया, नए वाले एक्ट में राइट नहीं दे रहे।
128 के अंदर कंपनी से 2013 के 128 के अंदर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था, आपको लगातार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला, बराबर है क्या? नया वाला एक्ट आया, उसमें बोला बस 8 साल करना, इंक्वायरी वाला कुछ पॉइंट ही नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन वाला कोई पॉइंट ही नहीं दिया, तो क्या आप छोड़ दे बनाना 8 साल तक ही करें? अरे हेलो, 118 के अंदर 2 साल की जेल हुई, टेम्परिंग किया था मिनट्स के अंदर, नए वाले एक्ट में जेल नहीं है, फाइन बोलेगा बाहर निकालेंगे इसको। पुराने कानून के हिसाब से कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा था, नए वाले कानून में उसको क्राइम ही नहीं मान रहा है, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? एवरीबॉडी, नया एक्ट आया, पुराने एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन उस पुराने एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन तो कमेंट ही नहीं हुए थे, तो क्या वो जिंदा हो जाएंगे? इन सब का जवाब ना है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन। नया वाला एक्ट अगर आके बोल रहा है कि पुरानी जितनी चीजें वो खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। नया वाला एक्ट ऐसा कुछ बोल रहा नहीं है, तो जितनी भी चीजें पहले के हिसाब से चल रही थी वो चलते जाएगी। अब एक एक शब्द को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा समझने के साथ हो। आइए शुरू से पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे? शुरू से। मैं जहां जहां मार्क करेगा तो वहां पढ़ेगा, साथ हो। लिखता है वेयर दिस एक्ट, वेयर दिस यानी कि जनरल प्रोसेस एक्ट की भी बात कर रहा है, और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। किसकी किसकी बात हो गई? कंपनी एक्ट 2013 की, इसके एक्ट के बाद ही बनाया ना। तो कहता है अगर कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर मैं इसमें ले लूं एग्जांपल किसका, 1956 का, सॉरी 2013 का, 2013 है, कहता है कोई कमेंसमेंट रिपील कर रहा है एनी इनेक्टमेंट को, बराबर है? तो मैं 2013 की जगह 2025 ले लूं। भाई सेंट्रल एक्ट आया 2025 आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 1897 के बाद ही आया ना, वो रिपील कर रहा है क्या किसी इनेक्टमेंट को? बोले हां, 2013 वाले को पूरा क्या कर रहा है? रिपील। फील कर पा रहे हो क्या? वेयर एनी एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट, वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का मतलब 1897, और वो रिपील कर रहा है किसी इनेक्टमेंट को, कौन सा वाले को? 2013 के हमने रिपील किया 124 को, 125 को, 128 को, 161 को, बराबर है क्या? सबको रिपील तो करते आ रहे हैं, बराबर है क्या? तो कहता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, क्या बोलता है? अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक ये बातें अलग से बोली ना जाए, वो जो रिपील है ना, क्या है बोलो, जो क्या है? रिपील शैल नॉट, रिपील शैल रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, याद आ रहा है 51 से 65 वो रिवाइव होने वाला। अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर वैलिड था, उसके ऑपरेशन भी क्या है? वैलिड। अफेक्ट एनी राइट, 124 और 125 के अंदर डिविडेंड और शेयर सब मिलेगा। अफेक्ट एनी पेनल्टी, पुराने एक्ट में पेनल्टी जो ज्यादा थी आज भी ज्यादा ही रहेगी। अफेक्ट एनी इंक्वायरी, लिटिगेशन और रेमेडी, तेरे को बेटा परमानेंट बनाने बोला था, तू बनाएगा, तेरा लिटिगेशन चल रहा था, चलेगा, उस पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है क्या? अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। अगर लॉ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि पुरानी चीजें ठप, जैसे इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में आपको बोल दिया परमानेंट बना, अब बोलता है नए वाले एक्ट में अगर किसी पुराने एक्ट के तहत परमानेंट ऑर्डर गया था, अब उनको 8 साल की जगह 15 साल बनाना है, तो परमानेंट नहीं बनाना है, 15 साल बनाना है, डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो रहा। पक्का? आर यू श्योर? लिखो, क्या करोगे? लिखोगे। समझ में आया ना? गुड, बोलो। सेक्शन 6 का रेफरेंस डाल दियो, उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, बोलो। इफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज मेड, इफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज मेड, भाई साहब 1:30 बजने को आ गया, पता नहीं चलो। इफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ TGCA, 1897, सही लिखवा रहा हूं ना कि भाई कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन बन रहा है इस 1897 के बाद, क्योंकि बाद वाले भी लग रहे हैं एवरीबॉडी, यानी कि इस एक्ट के पहले जो बने हुए हैं, अरे जो एक्ट के पहले बने हुए हैं उनके रिपील के लिए हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा, हम तो इसके बाद वाली बात कर रहे हैं एवरीबॉडी। लिखा आपने 1897 तक। एंड सच सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनी इनेक्टमेंट, एंड सच सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनी इनेक्टमेंट। एवरीबॉडी फील करो इस पॉइंट को। सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, हर बार मैंने 2025 का नाम लिया कि भाई मानो नया आ रहा है, तो कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन बना 1897 के बाद, तो कब बना? 2025 में, और वो आके रिपील कर रहा है किसी इनेक्टमेंट को, यानी कि कौन सा वाला? 2013 वाला एवरीबॉडी। मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बताया, उसको एक इंडस्ट्रियल वेलफेयर एक्ट आके क्या कर दिया? रिपील। तो अगर कोई एक्ट आता है इस एक्ट के बाद और वो एक्ट पुराने वाले एक्ट को क्या कर रहा है? रिपील। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोलो। देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, द रिपील शैल नॉट, द रिपील शैल नॉट, रोमन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, पहला रोमन नंबर, रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, जो सेक्शन 51 से लेकर 65 फोर्स में नहीं थे उनको रिवाइव करने वाला, अरे वो मरेंगे, वो रिवाइव, रिपील के साथ ही मरेंगे, वो जिंदा होने वाले। सो रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, उनको रिवाइव करने वाले नहीं है। दूसरा, अफेक्ट एनी प्रीवियस ऑपरेशन, अफेक्ट एनी प्रीवियस ऑपरेशन, ये किसके लिए था? ये किसके लिए था पॉइंट? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ और काम किया और उसके बाद रिपील हुआ, तो उसका अपॉइंटमेंट भी उसका काम भी सब बराबर रहेगा। कब? जब तक डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं होता तब तक। तो अफेक्ट एनी प्रीवियस ऑपरेशन एवरीबॉडी। तीसरा, बोलो। अफेक्ट एनी राइट्स एंड लायबिलिटी, अफेक्ट्स एनी राइट्स एंड लायबिलिटी, अफेक्ट्स एनी राइट्स एंड लायबिलिटी, ये किसके लिए था? 124 और 125, बराबर है। फोर्थ, अफेक्ट एनी पेनल्टी एंड पनिशमेंट, अफेक्ट एनी पेनल्टी एंड पनिशमेंट, ये किसके लिए है? 118 वाला कि भाई तू जेल में था तो तू जेल में रहेगा क्योंकि तूने तब वो ऑफेंस किया, तब वो जिंदा था वो एक्ट। अफेक्ट एनी पेनल्टी एंड पनिशमेंट। लास्ट, फिफ्थ रोमन नंबर, अफेक्ट एनी इंक्वायरी कॉमा लिटिगेशन और रेमेडी, अफेक्ट एनी इंक्वायरी कॉमा लिटिगेशन और रेमेडी, बराबर है। ये जो आपने 1 से लेकर 5 तक लिखा है, इनको सबको कनेक्ट करो और इसके बाजू में लिखो ऑफ प्रीवियस इनेक्टमेंट, इन सबको कनेक्ट करके बाजू में लिखो ऑफ प्रीवियस इनेक्टमेंट, बराबर है। प्रीवियस इनेक्टमेंट के कोई ऑपरेशन, कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट, कोई ऑपरेशन, कोई राइट्स लायबिलिटी कुछ भी प्रभावित होने वाली नहीं है एवरीबॉडी। कोल्हापुर, ये जो हेडिंग है ये वाली केस की, क्या नाम है इसका? हाँ, कोल्हापुर वाला, इसका नाम लिखो, कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
लिखिए नाम, इस पे लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 6 ओनली अप्लाई टू रिपील, सेक्शन 6 ओनली अप्लाई टू रिपील एंड नॉट टू ओमिशंस। ठीक है, फुल स्टॉप करके आगे लिखना, अप्लाइज ओनली टू रिपील ऑफ सेंट्रल एक्ट, अप्लाइज ओनली टू रिपील ऑफ सेंट्रल एक्ट। ठीक है, एक रिपील वर्सेस डिलीशन करके हेडिंग डालो, रेफरेंस दो पेज नंबर 13.8। रिपील वर्सेस डिलीशन, हालांकि ओमिशन डिलीशन वन एंड द सेम आपको दिखेगा, बट रिपील वर्सेस डिलीशन एक हेडिंग डालो और रेफरेंस दो पेज नंबर 13.8 का साथ हो। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है देखो, रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। कैसे बोले, रिपील ऑर्डिनरी ब्रिंग्स कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन, खत्म, ऐसा आपको मानना है कि था ही नहीं। और फिर कहता है कि नीचे, व्हाइल डिलीशन ऑर्डिनरली टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्टिंग द सेड डिलीशन, कि जिस दिन से आपका ओमिट किया उस दिन से उसको माना जाएगा कि ओमिट हुआ, डिलीट हुआ है। लेकिन रिपील के लिए कोई डेट नहीं है कि इस दिन से रिपील हुआ है, था ही नहीं बोलने का। क्या तुम मेरे साथ हो? तो अब ऐसा है कि कभी भी डिलीशन का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उस दिन से उसको हटाया है, बराबर है क्या? तो अपना ना तो ओमिशन में लग रहा है सेक्शन 6, ना तो वो डिलीशन में लग रहा है, अपना किस पे लग रहा है? रिपील पे। पक्का? आर यू श्योर? हाँ, किसी ने सर बोला। हाँ 9 पे क्या है? हाँ 13 पॉइंट, अभी मैंने तो 8 में दिया है। तुम्हारी नई बुक होगी, मैंने पुरानी पीडीएफ ओपन कर दी होगी, मतलब वो जो मई 25 को मैं पढ़ाया था लास्ट बैच, तो उसकी वाली पीडीएफ हो गई होगी, तुम्हारा 13.9 है, बराबर है क्या? बढ़ो जीवन में आगे, चलिए हेडिंग डालेंगे सेक्शन 6A, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। पहले सिर्फ हेडिंग डालेंगे, फिर मैं सब कुछ समझाएगा, उसके बाद लिखाएगा। मैडम हेडिंग डालने का क्या लेंगे? लिखो, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन, सेक्शन नंबर 6A। पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ हेडिंग डालना है। सुनोगे? सुनो, ढंग से सुनो। यहां पे कुछ दिख रहा है, ध्यान से समझना। कंपनी एक्ट 2013 दिख रहा है? दिख रहा है? उस पे कहता है रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी करके एक चैप्टर था 253 से लेकर 269। ठीक है, अब इस पे क्या होता था, एक्सप्लेन। नाम से सुनो क्या लिख रहा है, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी। मैंने आपको एलएलपी पे भी ये बात पढ़ाई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्शन नंबर 60 से लेकर 62 कि जब कोई एलएलपी पैसे पे नहीं कर पा रही है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पे चल रही है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, वाइंडिंग अप करके उसका डिसोल्यूशन करना इज द लास्ट रिसोर्ट। धंधा बंद होता है, इकोनॉमी में इंपैक्ट होता है, जॉब चले जाती है, बहुत सारी चीज होती है। ऐसे ही कंपनी के लिए रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी जो कि क्या है, बीमार, तो उसके लिए 253 से लेकर 269 था, जो कहता है इसको बंद करने का नहीं है, बीमार है अभी, इसको कॉम्प्रोमाइज कराओ, इसको टैक्स हॉलिडेज दिलवाओ। टैक्स हॉलिडेज समझते हो? सरकार को अप्लाई करके बोले टैक्स ना ले, टैक्स हॉलिडे, वेंटिलेटर में भी इसको चारों तरफ से राहत की सांस दो, ये अपनी तबियत सुधारेगी और सुधार के वापस से क्या करेगी, फ्लरिश करेगी। साथ हो? तो जो आपने एलएलपी में पढ़ा था वही कांसेप्ट था इस पर, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी। बट एक आईबीसी करके क्या आता है, एक्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सेम प्रोविजन यहां पे भी बनाया गया, लेकिन नाम अलग था। तो एक ही विषय पे दो कानून, दो अलग अलग जगह में अच्छा नहीं लगता, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो ये जब आया, क्या आया जब, ये इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, ओमिट। क्या किया? रिपील नहीं किया, क्या किया, ओमिट। और सेक्शन 400 से लेके मान लो 430 के जो सेक्शन होंगे कंपनी एक्ट 2013 के, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाएगा। क्या लाएगा? फील कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? आईबीसी आया, उसने कुछ सेक्शन को ओमिट कर दिया, कुछ सेक्शन में क्या किया, अमेंडमेंट किए। अब एक नया एक्ट आता है रिवाइवल एक्ट 2025, वो पूरा आईबीसी 2016 को ही रिपील कर देता है। तो सवाल आता है, जिस आईबीसी ने आके 253 से लेकर 269 को ओमिट किया और जिस आईबीसी ने आके इस 400 से 430 सेक्शन को अमेंड किया, क्या ये रिवर्स हो जाएंगे? वो ओमिशन वापस से जिंदा हो जाएंगे और ये जो अमेंडमेंट है वो वापस से रिवर्स हो जाएंगे कि वो कंटिन्यू रहेंगे? बराबर है, जो आपने बोला यही लिखा है सेक्शन नंबर 6A के अंदर। अब आइए उसको कनेक्ट करके समझ के लीजिएगा। साथ हो? लिखता है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, वेयर एनी, और बाजू में क्या लिखा हुआ है, रिवाइवल एक्ट 2025 जो अल्टीमेटली आके आईबीसी को भी निपटा दिया। बराबर है, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 1897 के बाद। कम ऑन एवरीबॉडी, फोकस है। रिपील्स एनी इनैक्टमेंट, रिपील्स एनी, कौन से इनैक्टमेंट को रिपील किया? आईबीसी 2016। बराबर है, लेकिन इस आईबीसी ने क्या किया था, बाय विच द टेक्स्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट, कंपनीज एक्ट के टेक्स्ट को क्या कर दिया गया था, अमेंड। तो क्या समझ पा रहे हो, रिपील कर रहा है उस इनैक्टमेंट को जिस इनैक्टमेंट से कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन को क्या किया गया था, अमेंड। कैसे? एक्सप्रेस ओमिशन करके। बोला था ना 400 से ये ओमिशन हो जाएंगे। देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन, जब तक डिफरेंट इंटेंशन आता नहीं है, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट मेड बाय द इनैक्टमेंट, सो रिपील्ड। अभी भाई किसने रिपील किया था? आईबीसी ने। वो तो क्या हो गया, रिपील। लेकिन आईबीसी ने जो अमेंडमेंट और जो ओमिशन किए थे वो कंटिन्यू ऑपरेशन पे रहेंगे। आर यू विथ मी? लिखेंगे। समझ में आया ना? पक्का? तुमको लग रहा है ना इसका रिवीजन करना पड़ेगा तुमको घर जाके? गुड। इसलिए मैं स्टार्ट भी वहीं से किया था कि तुमको रिवीजन करना पड़े, ये नहीं चलेगा नहीं तो, और तुमको लगे हम बाद में कर लेंगे। ख्याल पे रखते हुए लिखना इसको, तो कनेक्ट होगा। इफ अ न्यू सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, न्यू सेंट्रल एक्ट इज रिवाइवल एक्ट आया, उसने आईबीसी 2016 को क्या किया, रिपील, वो इधर हुआ था। लेकिन उसी आईबीसी ने टेक्सचुअल चेंजेस किए थे किस पे, कंपनीज एक्ट 2013 पे। बराबर है, कहां तक रुके आप टेक्सचुअल चेंजेस तक? ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक एडिंग, कॉमा, रिमूविंग और रिप्लेसिंग वर्ड्स। बराबर है, जैसे रिमूव किसको किया था, सेक्शंस को रिमूव किया था, कुछ सेक्शन में अमेंडमेंट किए थे। बराबर है एवरीबॉडी, like adding, comma, removing or replacing the words, bracket close. In another central act or regulation, in another central act, dash करके continue करना, unless the new law clearly says otherwise, unless the new law clearly says otherwise, इसका मतलब क्या है, नया वाला लॉ रिवाइवल आके बोलता है साला आईबीसी ने जितने भी चेंज किए थे सबके सब क्या करो रिवर्स, तो जब तक ऐसा वो बोलता नहीं है, बराबर है, then unless the new law clearly says otherwise, फिर से डैश करना और एक लाइन चेंज कर लेना, मतलब वो लाइन को छोड़ देना डैश के बाद। एवरीबॉडी बोलो, the changes made earlier, the changes made and effective
बराबर है, कॉमा करके लिखना, इवन आफ्टर रिपीलिंग लॉ इज गॉन, इवन आफ्टर द रिपीलिंग लॉ इज गॉन। विच रिपीलिंग लॉ इज गॉन? आईबीसी 2016 जो रिपील करके गया था पिछले वाले को, वो गया, बराबर है क्या? वन लाइन समरी लिखो, इसी की वन लाइन समरी। एवरीबॉडी does not cancel the changes it made. Repealing a law does not cancel the changes it made. Repealing a law does not cancel the changes it made to other laws. To other laws. Dash करिएगा और continuity पे लिखिएगा. Unless the new law clearly says so. Unless the new law clearly says so. बराबर है? फील करो इसको भी. Repealing a law does not cancel the changes it made to the other law. जब तक नया law ऐसा बोलता नहीं है. साथ हो पक्का 6A हुआ है. क्या हुआ है? 6A. अब 8 अगर अभी शुरू करूंगा तो खत्म होगा नहीं, 7 8. तो आज के लिए इतना ही. हाँ, कोई कुछ